नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो इवनिंग सेशंस में अपने यहाँ पे सेकंड पेपर से संबंधित MCQ चल रहे हैं, लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, यहाँ पे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। आज आपको दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम और जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी देखा होगा, मैंने जो नोटिस मिला है बोर्ड के द्वारा, जो नोटिस आया वो मैंने डाला था। उसमें दिया गया कि 23 तारीख से आप यानी 23 अप्रैल से आप क्या कर सकते हैं, SSO ID है आपकी, उस पर जो ज़िला है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि कौन सा ज़िला आपको अलर्ट हुआ है सेंटर के लिए, तो आप SSO ID के द्वारा देख सकते हैं 23 तारीख से। साथ ही फिर आपको ज़िला अलर्ट होने के बाद में विभाग से द्वारा जो टाइम टेबल टाइम जो जगह है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो आपको डिस्ट्रिक्ट अलर्ट है वो जरूर देख लेना है 23 तारीख से। फिर उसके बाद में जो विभाग के द्वारा जो वेबसाइट पर डाला जाएगा सेंटर, वो भी आपको देख लेना है। तो चले दोस्तों, एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। शेयर और लाइक कर दे। चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपना रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन भी ज़्यादा रहेंगे तो फिर अपने को यहाँ पे फास्ट काम करना है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे धमनियाँ है जिसे अपन आर्टरीज कहते हैं, धमनियाँ रक्त ले जाती है, वो कहाँ ले जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। धमनियाँ दोस्तों, यहाँ पे धमनियाँ होती है वो क्या करती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है। लेकिन एकमात्र धमनी जो अपवाद है वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, वो पल्मोनरीज आर्टरी, ध्यान रखना, पल्मोनरीज आर्टरीज के नाम से जानी जाती है, यानी फुफ्फुसीय धमनी के नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हृदय से धमनियाँ रक्त कहाँ लेकर जाती है, तो हृदय से शरीर के अंदर, हृदय से शरीर के अंदर लेकर जाती है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि हृदय से जो रक्त जाता है वो यहाँ पे शुद्ध रक्त जाता है और हृदय के अंदर आता है वो अशुद्ध रक्त आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, मोच होती है दोस्तों, यहाँ पे मोच है, मोच क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 2 के अंदर। और सभी दोस्त जो भी नए स्टूडेंट दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे, शेयर और लाइक करने में कमी ना रखे दोस्तों। आप मोच होती है, अब देखिए दोस्तों, मोच को अगर देखें तो स्प्रेन के नाम से जानते हैं। कल की कुछ प्रश्नोत्तरी में मैंने बताया था कि एक स्प्रेन होती है, दूसरी यहाँ पे स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन होता है वो खिंचाव होता है जो किस में होता है, मसल्स के अंदर। स्प्रेन होती है वो चोट होती है, वो किसकी होती है, लिगामेंट की। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहेगा, लिगामेंट का जोड़ का फैलने या फटने से जो चोट लगती है उसे अपन मोच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सिराए यानी विंस होती है वो रक्त ले जाती है, वो कहाँ लेकर जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभी थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन अपन ने देखा था कि धमनियाँ रक्त कहाँ लेकर जाती है, तो धमनियाँ होती है वो शरीर हृदय से लेकर जाती है। से शब्द का ध्यान रखना है, हृदय से, इसका मतलब हृदय से कहाँ लेकर जाती है, शरीर में लेकर जाती है। अब जो सिराएँ हैं, विंस है, वो रक्त कहाँ ले जाती है, लेकिन सिराएँ क्या करती है, अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। लेकिन एकमात्र सिरा जिसे अपन पल्मोनरी विंस के नाम से जानते हैं, फुफ्फुसीय सिरा के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध रक्त लेकर जाती है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों हृदय में, यानी शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो हृदय में लेकर जाती है, हृदय को वापस देती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कंट्रास्ट बात की संस्तुति की जाती है। दोस्तों, कंट्रास्ट बात मैंने खूब बताया है, कल की प्रश्नोत्तरी में बताया था कि जो पानी से जल से चिकित्सा की जाती है वो हाइड्रोथेरेपी कहलाती है। हाइड्रोथेरेपी फिर 2 प्रकार की होती है, एक ठंडी और एक गर्म, यानी एक होती है क्रायोथेरेपी, एक होती है थर्मोथेरेपी। अगर दोनों होती है मिक्स में, गर्म और ठंडी दोनों होती है, तो फिर वो यहाँ पे कंट्रास्ट बात के नाम से जानी जाती है। तो कंट्रास्ट बात की संस्तुति किस पर करते हैं, गर्म और ठंडा पानी का यूज किस पे करते हैं वो बताना है प्रश्न नंबर 4 के अंदर। तो चले दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों सूजन। एडिमा है, सूजन को कम करने के लिए, जो एडिमा हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसको कम करने के लिए ठंडा और गर्म यानी कंट्रास्ट बात का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, जब मांसपेशी में खिंचाव हो तो क्या प्रयोग करना चाहिए। जब मसल्स के अंदर स्ट्रेन आ जाए, मोच आ जाए या खिंचाव हो जाए, जिसे अपन जकड़न कहते हैं, तो ये उसको इसके लिए अपने को क्या प्रयोग करना चाहिए, गर्म पानी, शीतल पानी, बर्फ या फिर इंफ्रारेड लैंप। दोस्तों, यहाँ पे मसल्स के अंदर जो क्रैम्प आ जाता है, ध्यान रखना, मसल्स के अंदर जो क्रैम्प आ जाता है, तो उसके लिए अपने को प्रश्न नंबर 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों बर्फ़, यानी आइस का यूज करना चाहिए, बर्फ़ का यूज करना चाहिए, जिसे अपन क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं, जिसे अपन क्रायोथेरेपी कहते हैं, ठंडी जल चिकित्सा का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों,
क्रायोथेरेपी को भी कहा जाता है। क्रायोथेरेपी है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को बताना है। खूब अभी दोस्तों मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ इस चीज़ का कि क्रायोथेरेपी है वो कौन सी जल चिकित्सा होती है, ठंडी जल चिकित्सा होती है। एक होती है थर्मोथेरेपी, वो गर्म जल चिकित्सा, दोनों को मिला दिए ठंडी और गर्म को, तो फिर वो यहाँ पे कंट्रास्ट बात के नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे क्रायोथेरेपी जैसे ठंडी जल चिकित्सा उसे अपन आइस थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, इसे बर्फ चिकित्सा के नाम से भी अपन जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध आंत्र यानी स्मॉल जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई लगभग 2.4 मीटर होती है, लंबी होती है। यह है सत्य है या असत्य, अपने को यहाँ पे बताना है। शुद्ध आंत यानी छोटी स्मॉल इंस्टेंटाइन की बात कर रहे हैं अपन, छोटी आंत है, इसकी लंबाई 2.4 मीटर होती है। तो ये सत्य है असत्य है या कुछ नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 7 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये असत्य है, क्योंकि ध्यान रखना है छोटी आंत होती है वो 2.4 मीटर नहीं बल्कि 6.25 मीटर यानी 6.25 मीटर, 6 मीटर से लेके 6.25 मीटर यहाँ पे रहती है, लगभग 20 से 22 फीट। 20 से 22 फीट का भी ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ये होती है, तो यहाँ पे 2.4 मीटर यहाँ पे नहीं रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि सूजन कम करता है। सूजन को कम करने का कार्य कौन करता है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे सूजन है, सूजन को कम करने का कार्य कौन करता है, यानी एडिमा हो जाती है, एडिमा को कम करने का कार्य कौन करता है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपको पता हो तो, कि सूजन को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वायरपुल बाथ, सोना बाथ या कंट्रास्ट बाथ। दोस्तों सूजन को कम करने के लिए अपन ठंडा, ध्यान रखना है, ठंडा प्लस गर्म दोनों पानी का मिक्सअप रूप करते हैं, तो वो कौन सा होता है, ठंडा और गर्म का पानी का रूप। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और सही आंसर रहेगा कंट्रास्ट बात। कंट्रास्ट बात होती है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सूजन को कम करने के लिए यहाँ पे प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9 देखे दोस्तों, और सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे दोस्तों, एक बार शेयर और लाइक कर दे जो भी जुड़े हैं नए। प्रश्न नंबर 9, मोच का लक्षण निम्न में से एक है। दोस्तों मोच हो जाती है अपने यहाँ पे, स्प्रेन हो जाती है, तो उसका लक्षण कौन सा होता है वो अपने यहाँ पे बताना है, सिम्टम्स है वो कौन सा रहेगा। मोच का पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, स्प्रेन, मोच को अपन यहाँ पे स्प्रेन के नाम से जानते हैं, स्प्रेन याद रखना है। स्प्रेन का यहाँ पे कौन सा रहेगा, घाव होना, सूजन, खून बहना या शरीर में कट लगना, स्प्रेन मोच लग जाती है। अब दोस्तों मोच किसकी चोट होती है, मैंने बताया था लिगामेंट की होती है, यानी बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य लिगामेंट, और लिगामेंट की जो चोट होती है वो स्प्रेन मोच होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे सूजन आ जाती है, यानी उसके अंदर एडिमा आ जाती है, बल्कि इसके अंदर शरीर कट नहीं लगता। कट तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो तो यहाँ पे चोट के अंदर जो फटना, एब्रेशन, लेसरेशन से संबंधित होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, ये पित्त यकृत यानी लीवर में उत्पादित होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि पित्त होता है जिसे बाइल के नाम से जानते हैं, पित्त होता है वो यकृत में उत्पादित होता है, लीवर में होता है या नहीं होता, वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 10 के अंदर। सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 के अंदर बताना है दोस्तों, यहाँ पे पित्त होता है जिसे अपन बाइल के नाम से जानते हैं, बाइल जूस, वो यकृत के अंदर यहाँ पे उत्पादित होता है या नहीं होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये सत्य है, क्योंकि ये लीवर यकृत के अंदर उत्पादित होता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है, ध्यान रखना, एकत्रित होता है वो गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय के अंदर होता है, पित्ताशय के अंदर तो ये एकत्रित होता है उत्पादित, लेकिन ये लीवर के अंदर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां अस्थियां होती है। दोस्तों कल भी अपन ये प्रश्न डाला था, बार बार डालते हैं, इजी क्वेश्चन है हालांकि, और पूछा भी जाता है निश्चित तौर से। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशियों से संबंधित बात करूँ आपके, कितनी मसल्स होती है, तो लगभग 639 यानी 600 से ज़्यादा होती है मसल्स की संख्या, लेकिन हड्डियों की संख्या प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 206। हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन उनमें भी 2 प्रकार से होती है, अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती है और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियाँ होती है, टोटल यहाँ पे 206 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, मानव शरीर का उत्सर्जी अंग कौन सा है। उत्सर्जी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, बाहर निकालने वाला अंग है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। उत्सर्जी मतलब जो वेस्ट पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर, जैसे पसीना हो गया, मूत्र हो गया, इनसे संबंधित अन्य चीज़ हो गई, तो उनको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, उसे अपन उत्सर्जी अंग के नाम जानते हैं। तो कौन सा यहाँ पे मुख्य उत्सर्जी अंग रहेगा, त्वचा, दोनों गुर्दे, फेफड़े या फिर हृदय, मुख्य पूछा गया दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना, मुख्य उत्सर्जी है वो यहाँ पे दोनों गुर्दे यानी किडनी दोनों होती है, वो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, क्योंकि किडनी के द्वारा अपन यहाँ पे यूरिन बाहर निकलता है, ध्यान रखना, यूरिन मूत्र है वो बाहर निकलता है रहता है।
और किडनी की यानी जो इकाई होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, उसे अपन नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किडनी की जो इकाई होती है नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, खेल में चोटें क्यों लगती है। दोस्तों यहाँ पे खेल है, खेल में चोट है वो क्यों लग जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। लापरवाही के कारण, अपर्याप्त प्रशिक्षण या तकनीक व उपकरण के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। स्पोर्ट्स इंजरी ज़्यादातर क्यों होती है, 13 के अंदर बताना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे दोस्तों, यहाँ पे शेयर और लाइक कर दे। शेयर और लाइक करने में आपका कमी ना रहेगा दोस्तों बिल्कुल भी। प्रश्न नंबर 13 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यानी उपरोक्त सभी। खेल के अंदर जो इंजरी होती है वो यानी लापरवाही के कारण भी हो जाती है, और अपर्याप्त अपन सही तरीके से वार्मिंग अप नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं करते तो भी हो जाती है, और ज्ञान की कमी रहती है ना, अपनी चोटों से संबंधित नॉलेज कम रहता है तो भी यहाँ पे इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, यहाँ पे लंग्स यानी फुफ्फुस का एक अंग है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो लंग्स होते हैं वो किसका एक अंग है, भाग है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों देखा जाए तो शरीर में 9 बड़े और 2 छोटे, शरीर के अंदर 9 बड़े और 2 छोटे यहाँ पे लगभग तंत्र पाए जाते हैं। लगभग 11 तंत्र शरीर के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं, सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो उसमें से जो फुफ्फुस होते हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो किसका भाग रहते हैं। ईजी रहेगा दोस्तों। आप प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सबसे रेस्पिरेटरी, ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसका भाग यहाँ पे फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, एक सामान्य मानव शरीर में होते हैं, एक सामान्य मानव शरीर में क्या होते हैं, 1 वृक्क, 2 वृक्क, 3 वृक्क, या इनमें से कोई नहीं। एक सामान्य मानव के अंदर बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसके अंदर वृक्क यानी जो गुर्दे या किडनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किडनी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो एक मानव शरीर के अंदर, सामान्य मानव शरीर के अंदर कितनी किडनी यहाँ पे होती है, वृक्क होते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों मैंने बताया था किडनी या वृक्क की जो अभी इकाई भी बताई थी नेफ्रॉन होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 किडनी यहाँ पे होती है। एक सामान्य शरीर के अंदर 2 वृक्क या किडनी पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, जंघास्थि का नाम है दोस्तों। जंघास्थि देखिए दोस्तों, ऐसी जो शब्दावली होती है वो ज़्यादातर DSSB, साथ ही में दोस्तों आपको बताऊँ KVS, NVS और एस्टेट से संबंधित कुछ जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, शब्दों का खेल ही होता है। तो जंघास्थि का यहाँ पे नाम क्या होता है, जांघ के अंदर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जंघास्थि का मतलब जांघ के अंदर जो हड्डी पाई जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो उर्वास्थि, जिसे अपन फीमर के नाम से जानते हैं, फीमर के नाम से जानते हैं। जांघ के अंदर जो हड्डी पाई जाती है वो फीमर होती है, उर्वास्थि होती है। और शरीर की ये सबसे लंबी, ध्यान रखना, शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी होती है, वो यहाँ पे फीमर ही होती है जो जांघ के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, शरीर संरचना का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों फिर शरीर की संरचना है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, यानी शरीर की संरचना की बात कर रहे हैं अपन, उसकी बनावट की बात कर रहे हैं, वो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों मनोविज्ञान, ये अपन साइकोलॉजी को कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। शरीर रचना विज्ञान है और शरीर क्रिया विज्ञान है, इसे अपन फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं, फिजियोलॉजी। और जो शरीर रचना विज्ञान है उसे अपन एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 और जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे शरीर रचना विज्ञान है वो एनाटॉमी कहलाती है, जो क्या करती है, शरीर की संरचना या रचना का अध्ययन करती है, बनावट का अध्ययन करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों, अस्थि पंजर में अस्थियाँ होती है। दोस्तों अस्थि पंजर की बात कर रहे हैं, अस्थि पंजर को अगर देखा जाए तो इंग्लिश में देखा जाए तो स्केलेटल के नाम से जानते हैं, यानी इसको अपन किस नाम से, कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं, अस्थि पंजर के नाम से जानते हैं। उसमें कितनी अस्थियाँ यानी होती है, हड्डियाँ होती है, वो बताना है। ईजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और मैंने बताया भी था कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक उपांगीय होता है, दूसरा यहाँ पे अक्षीय होता है। अक्षीय कंकाल में 80 होती है और उपांगीय कंकाल में 126 होती है। टोटल दोनों को मिला दिया अपन यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 206 हड्डियाँ यहाँ पे होती है। प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर रहेगा 206 हड्डियाँ शरीर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, किस अंग में पित्त उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, अपन ने देखा भी था, कौन सा अंग है जिसमें पित्त यानी बाइल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो उत्पन्न होता है, पैदा होता है। बल्कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये इकट्ठा कहाँ होता है, एकत्रित कहाँ होता है, वो भी आपको बताना है। एकत्रित कहाँ होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यकृत के अंदर, ध्यान रखना, पित्त उत्पन्न कहाँ होता है, तो यकृत के अंदर,
और इकट्ठा कहाँ होता है, एकत्रित, तो वो पित्ताशय गोल ब्लैडर, ध्यान रखना, पित्ताशय जिसे अपन गोल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, गोल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, वो इसमें इकट्ठा होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देगा दोस्तों। सोलिस पेशी स्थित होती है दोस्तों, यहाँ पे सोलिस पेशी है, मांसपेशी, वो कहाँ स्थित होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मसल्स की पोजीशन बतानी है अपने को। सोलिस मांसपेशी ऊपरी पैर में, निचले पैर में, प्रकोष्ठ में या कलाई में, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20। और यहाँ पे ध्यान रखना, सोलिस मांसपेशी एकमात्र मांसपेशी जो गुरुत्वाकर्षण है उसके बल के विपरीत कार्य करती है और सबसे ज़्यादा कार्य करती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों निचले पैर। लोअर जो लेग होता है उसमें यहाँ पे सोलिस मसल्स पाई जाती है। जो अपना ये पैर आ गया दोस्तों, ये पैर का पोजीशन हो गई ये वाली, तो इसमें जो पैर का निचला पंजा होता है यहाँ पे सोलिस मसल्स पाई जाती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करती है, एंटी यहाँ पे फोर्स के विपरीत यहाँ पे कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों। मधुसूदनी द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों, मधुसूदनी, ध्यान रखना है। अब आप आज की प्रश्नोत्तरी में दोस्तों यहाँ पे शब्दों का खेल ज़्यादा रहेगा, पहले ही बता दूँ, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना है। तो अब मधुसूदनी आपको नाम पता होना चाहिए, इस वो क्या उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। मधुसूदनी दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे जिसे इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसी इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं, मधुसूदनी को इंसुलिन भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि यानी पेनक्रियाज के द्वारा, ध्यान रखना है, और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन या मधुसूदनी यहाँ पे उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों शब्दों का खेल पहले ही बता देता हूँ, आज की प्रश्नोत्तरी आपको घुमाएगी जरूर, लेकिन इजी क्वेश्चन फिर भी यहाँ पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, बाल एंड सॉकेट जोड़ कहाँ पाया जाता है। बाल एंड सॉकेट जिसे अपन उल्लू खल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, इससे अपन उल्लू खल के नाम से भी जानते हैं। बाल एंड सॉकेट जोड़ कहाँ पाया जाता है, जो 360 डिग्री यहाँ पे मूवमेंट करवाता है, 360 डिग्री का मूवमेंट करवाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कंधे, कंधे के अंदर यहाँ पे और कूल्हे यानी हिप्स के अंदर, ध्यान रखना, कूल्हे के अंदर वो यहाँ पे कौन सा जोड़ पाया जाता है, तो ध्यान रखना है बाल एंड सॉकेट उल्लू खल जोड़ यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति कितनी होती है। स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं, उसकी हृदय गति हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है वो अपने को बताना। कल भी अपन ने देखा था, हार्ट बीट की बात कर रहे हैं अपन, उसकी श्वसन दर कितनी होती है, तो 16 से 20 बार होती है। ध्यान रखना, श्वसन दर पूछी जाए, श्वसन दर तो 16 से 20 बार होती है, लेकिन यहाँ पे हार्ट बीट प्रश्न नंबर 23 और सही आंसर रहेगा 72 प्रति मिनट, यानी 70 से लेकर 75 अपन मान सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे 72 प्रति मिनट यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24, मानव रक्त में होता है दोस्तों, मनुष्य के अंदर जो रक्त है उसमें क्या होता है वो अपने क्या पे बताना है। ब्लड के अंदर पूछा गया दोस्तों, ब्लड के अंदर देखा जाए तो ब्लड के 2 भागों से मिलकर बटा है। एक ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा और एक ब्लड के अंदर होती है कणिकाएं, ध्यान रखना, कणिकाएं जिसे अपन रुधिराणु। प्लाज्मा होता है वो 55% होता है लगभग, और ये 45% कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में जल होता है, प्रोटीन होता है और अन्य चीज़ होती है। कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। तो मानव रक्त में क्या होती है वो अपने क्या बताना। प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है कै और कै दोनों, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, साथ ही में प्लेटलेट्स भी, ये सभी क्या पाई जाती हैं, ब्लड के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, खेल क्रियाएं राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता करती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोबारा से, खेल क्रियाएं होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, वो राष्ट्रीय एकीकरण यानी नेशनल यूनिटी के अंदर यहाँ पे अपने को फ़ायदा देती है। तो ये सत्य है असत्य है वो यह अपने को यहाँ पे बताना है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है वो नेशनल यूनिटी के अंदर अपने को सहायता देती है या नहीं देती वो बताना है। और सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक जरूर कर दे आप। प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सत्य है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है इस नेशनल यूनिटी के लिए अपने को यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना क्या है। सबसे छोटी संरचना है वो क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना कौन सी रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 के अंदर बताना है। और आज के क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं बताऊँ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, लगभग ऐसे क्वेश्चन में तो बहुत क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे और ऐसे अपने को आना भी चाहिए। बेसिक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हो तो फिर आप एडवांस में सिलेक्शन लेने की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई या रचना
क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई वो सेल होती है, ध्यान रखना, कोशिका होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, रक्त का कार्य है दोस्तों, ब्लड है, ब्लड का कार्य क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। पोषक तत्वों को ले जाना, ऑक्सीजन की पूर्ति, या दोनों, या सभी। दोस्तों यहाँ पे 27 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। और देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो इसका सही आंसर, दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, चाहे क और ख कर दे या फिर उपरोक्त सभी कर दे तो भी यह इसमें आ जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ब्लड क्या करता है, तो वो पोषक तत्व भी ले जाता है और ऑक्सीजन की पूर्ति भी यहाँ पे करता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका मान सकते हैं, या फिर क और ख दोनों यहाँ पे मानेंगे इसका। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रहेगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, यहाँ पे यकृत का कार्य क्या है, जो लीवर होता है, लीवर का कार्य क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान रखना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी ध्यान रखना, लीवर होती है, यकृत होती है, पहली बात। दूसरी बात, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत के अंदर होता है, पित्त का निर्माण पूछा जाए तो भी यकृत के अंदर होगा। साथ ही में हिपेरिन जो ब्लड थिनर प्रोटीन आता है वो भी यकृत के अंदर होगा। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 28 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यकृत का कार्य क्या रहेगा, तो यहाँ पे पित्त का स्राव करना, यानी पित्त का निर्माण करना है वो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखे दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एक बार, आपको दिखाई दे दी। देखिए दोस्तों, शरीर की ऊंचाई, लंबाई, वजन व आकार में वृद्धि शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। ये अपने को यहाँ पे बताना है, सत्य है या असत्य। शरीर की ऊंचाई, लंबाई, वजन, आकार में वृद्धि शारीरिक वृद्धि को, यानी फिजिकल ग्रोथ का है वो दर्शाता है या नहीं दर्शाता, वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 ईजी रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे वो ध्यान रखना सत्य है, क्योंकि शरीर के आकार, लंबाई, चौड़ाई, वजन, इसके अंदर अगर डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है तो वो शारीरिक वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अनुलोम व विलोम एक है, यानी अनुलोम विलोम क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 30 के अंदर षटक्रम है, प्राणायाम है, आसन है या समाधि है। अनुलोम विलोम क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों षटक्रम होते हैं, वो 6 क्रियाएं होती है जिसे अपन षटक्रम कहते हैं। प्राणायाम होते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे प्राण प्लस आयाम। आसन होते हैं, वो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, बैठने वाले, खड़े होने वाले और लेटने वाले। समाधि होती है, वो अपन जानते हैं, जो सभी अष्टांग योग का अंतिम चरण होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है प्राणायाम। अनुलोम और विलोम क्या होते हैं, तो वो प्राणायाम होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कपालभाति है, कपालभाति है वो क्या होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्राणायाम है, यम है, आसन है या षटक्रम है। दोस्तों षटक्रम में 6 क्रियाएं आती है, नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। ध्यान रखना, नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति और त्राटक, ये 6 क्रियाएं होती है, वो यहाँ पे षटक्रम के अंदर आते हैं, जिसे अपन शुद्धि क्रियाओं के नाम से जानते हैं। इसे अपन शुद्धि क्रियाओं के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्राणायाम। कपालभाति होता है वो यहाँ पे ध्यान रखना है प्राणायाम का भाग होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, रेचक का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे रेचक है, रेचक का अर्थ क्या होता है दोस्तों। प्राणायाम होता है, प्राणायाम में 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना प्राणायाम के 3 भाग होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक, इसका अनुपात भी होता है 2 1 4। यहाँ पे इसका अनुपात होता है 1 2 4। यहाँ पे ध्यान रखना 1 2 4 यहाँ पे अनुपात होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे रेचक की बात पूछी गई दोस्तों, यहाँ पे 32 के अंदर रेचक क्या होता है, तो पूरक यानी ध्यान रखना, पूरक यानी श्वास लेना, कुंभक रोकना और रेचक वापस छोड़ना। प्रश्न नंबर 32 और सही आंसर रहेगा दोस्तों एक्सपीरिएशन, यानी प्रश्वास हो गई, श्वास को वापस छोड़ते हैं, उसे अपन प्रश्वास के नाम जानते हैं, एक्सपीरिएशन के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर रहेगा रेचक अर्थ, यहाँ पे प्रश्वास होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा, बाइसेप्स फीमोरिज निम्न में से किसके लिए प्राइम मूवर है। बाइसेप्स फीमोरिज है वो किसके लिए प्राइम मूवर होती है दोस्तों। बाइसेप्स फीमोरिज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो बाइसेप्स फीमोरिज होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो जांघ के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना, जांघ के अंदर जो हेमस्ट्रिंग होती है
मांसपेशी पीछे वाली जांघ की, उसमें 3 मांसपेशी होती है, बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस। उसमें जो प्राइम मूवर है वो किस प्रकार रहेगी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी बाइसेप्स मांसपेशी वो प्राइम मूवर का कार्य किस प्रकार करेगी, प्राइम मूवर किसे कहते हैं, तो जो मांसपेशी सबसे पहले कार्य करती है वो प्राइम मूवर। तो बाइसेप्स मांसपेशी प्राइम मूवर कैसे बनेगी, प्रश्न नंबर 33 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों नी फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब घुटने को अपन मोड़ते हैं, जांग वाला भाग है, इस जांग वाली मान लो ये जांग हो गई अपनी, और ये अपना घुटना वाला भाग, और पैर को अगर पीछे की तरफ अपन मोड़ लेते हैं ऐसे, पैर को, ये अपना पैर हो गया, तो पीछे मोड़ते हैं इसको, तो यहाँ पे नी फ्लेक्शन के अंदर प्राइम मूवर का कार्य करेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, समाजशास्त्र की शाखा क्या है दोस्तों, पे सोशोलॉजी की यहाँ पे ब्रांच कौन सी है वो बताना है अपन। समाजशास्त्र की शाखा का नाम बताना है, सोशोलॉजी की ग्रुप यहाँ पे ब्रांच का नाम बताना है। खेल कौशल विज्ञान, खेल समाजशास्त्र, खेल मनोविज्ञान, खेल क्रिया विज्ञान। प्रश्न नंबर 34 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे समाजशास्त्र की जो शाखा का नाम है वो खेल समाजशास्त्र, स्पोर्ट्स सोशोलॉजी यहाँ पे रहेगी दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे, सूक्ष्मतम माइनर यहाँ पे सबसे छोटी इकाई, जिसे अपन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं, वो बताना है। और क्लास को सभी दोस्त एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दे, नए जो भी दोस्त जुड़े क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो। मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, प्रश्न नंबर 35 इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, कोशिका यानी सेल होती है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ये कहलाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, शारीरिक शिक्षा तथा खेल के कार्यक्रम मुख्यतः होते हैं, फिजिकल एजुकेशन, और जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं वो अपने क्या पे बताना है। सामूहिक होते हैं यानी ग्रुप वाले, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त दोनों, यानी जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो सामूहिक होते हैं, ग्रुप में भी होते हैं और इंडिविजुअली भी यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कॉलर बोन का अन्य नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे कॉलर बोन है, उसका अन्य नाम क्या है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉलर बोन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पाई जाती है। तो जो ये अपनी गर्दन हो गई, गर्दन के अपने कंधे वाले भाग हो गए, दोनों कंधे, तो कंधों की तरफ ये अंदर की स्टर्नम हड्डी होती है, ये वाली स्टर्नम हड्डी की दोनों तरफ ये अपनी कॉलर बोन पाई जाती है, जो सबसे बाद में परिपक्व होती है, ऑक्सीपाई होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, क्लेविकल। कॉलर बोन को अपन किस नाम से जानते हैं, क्लेविकल के नाम से जानते हैं। साथ ही में इसका अन्य नाम है वो ब्यूटी बोन के नाम से भी, इसे अपन ब्यूटी बोन भी कहते हैं। लड़कियों के अंदर ये सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है, ब्यूटी बोन भी इस पर कहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखें दोस्तों पे। क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका का अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, कोशिका है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका दोस्तों यहाँ पे यानी सेल, कोशिका की खोज सबसे पहले 1674 के अंदर, ध्यान रखना, 1665 के अंदर, वो किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा, यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा यहाँ पे कोशिका की खोज की थी 1665 में। प्रश्न नंबर 38, और इसके अध्ययन को किस नाम से जानते हैं वो अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 38 का साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी यहाँ पे कहलाता है। ऑर्थोलॉजी है वो यहाँ पे जोड़ों का अध्ययन कहलाता है, ध्यान रखना, जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, लार में स्रावित होता है। लार में स्रावित क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लार में स्रावित होता है पक्वाशय में, मुख से होता है, आमाशय से होता है, या क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से होता है। दोस्तों यहाँ पे पक्वाशय का मतलब यहाँ पे पित्ताशय है, मुख्य यानी अपन जानते हैं, आमाशय का मतलब पेट होता है, या क्षुद्रांत यानी छोटी आंत होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 39 के अंदर बताना है दोस्तों। लार से क्या होता है, टाइलिन एंजाइम भी यहाँ पे बाहर निकलता है, जो टाइलिन एंजाइम भी निकलता है। साथ ही में अपने को ध्यान रखना है 39 के अंदर, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मुख से लार होती है, वो मुख से निकलती है, और इसके अंदर टाइलिन एंजाइम भी निकलता है। लार के अंदर 99% है वो यहाँ पे पानी की मात्रा पाई जाती है, जल पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 40। क्वेश्चन नंबर 40, मेरुदंड का एक अंग है दोस्तों। मेरुदंड किसका एक अंग है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी मेरुदंड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो किसका पार्ट होता है, परिसंचरण का यानी ब्लड सर्कुलेशन का, पाचन तंत्र जैसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम, और श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम का। मेरुदंड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। थोड़ा सा दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो मेरुदंड होती है दोस्तों यहाँ पे, इसके अंदर कितनी यहाँ पे वटीबरी पाई जाती है, तो मेरुदंड के अंदर ध्यान रखना है वटीबरी यहाँ पे 26 वटीबरी 26 यहाँ पे पाई जाती है। शुरू के अंदर ये 33 होती है बच्चे के अंदर, लेकिन बाद में ऑक्सीफाई होकर एडल्ट पुरुष के अंदर 26 हो जाती है। प्रश्न नंबर 40, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे
जो अपना तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसका पार्ट होता है वो मेरुदंड यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, वो यहाँ पे बताना है सत्य है या असत्य, यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है या नहीं, वो अपने को यहाँ पे बताना है सत्य पोजीशन के अंदर। दोस्तों मैंने बताया था शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, साथ ही में शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, ध्यान रखना अंतःस्रावी पूछे, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो ध्यान रखना है यहाँ पे थायराइड होती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 और सही आंसर रहेगा। दोस्तों ये सत्य है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती है तो वो यहाँ पे कौन सी रहेगी? यकृत ग्रंथि रहेगी, लेकिन अंतःस्रावी शब्द पूछी जाए तो फिर अपना यहाँ पे थायराइड होगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखे दोस्तों, पेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों पेशियाँ होती है, मसल्स होती है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, पेनिसिलिन या मायोसिन या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 42 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों मसल्स के अंदर पेशियाँ होती है तो दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है यहाँ पे मायोसिन। एक्टिन होता है वो दो प्रकार का होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 और सही आंसर रहेगा मायोसिन होता है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, पेशियों में पाया जाता है और ये बड़ा होता है, ध्यान रखना छोटा होता है वो यहाँ पे एक्टिन और बड़ा होता है वो मायोसिन होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, ग्रसनीकंठ, श्वास वाहिका, श्वास नली और फेफड़े के घटक, ये किसके घटक है वो अपने क्या बताना है? ग्रसनी हो गई, श्वास वाहिका हो गई, श्वास नली हो गई, लंग्स हो गए, फेफड़े हो गई, ये किसके यहाँ पे पार्ट होते हैं, भाग होते हैं वो बताना है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या तंत्रिका तंत्र, इसी से आप आसानी से आंसर दे सकते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके यहाँ पे भाग रहते हैं और इसमें जो मुख्य भाग होता है श्वसन तंत्र का वो ध्यान रखना, फेफड़ा यहाँ पे मुख्य होता है अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, यम कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों यहाँ पे यम कितने होते हैं? दोस्तों यम को अपन सामाजिक अनुशासन के नाम से जानते हैं, सामाजिक अनुशासन के नाम से जानते हैं यम को। प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 के अंदर बताना है और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यम के कितने भाग होते हैं? तो 5 भाग होते हैं। जिस प्रकार सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान अपन जानते हैं दोस्तों यहाँ पे 5 भाग होते हैं यम के, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना और इसे अपन सामाजिक अनुशासन की श्रेणी के अंदर माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, योग के जनक है दोस्तों यहाँ पे योग है, योग के जनक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। महर्षि महेश योगी, गुरु द्रोण या महर्षि पतंजलि या गुरु वशिष्ठ, योग के जनक पूछे गए दोस्तों यहाँ पे। इजी रहेगा प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 45 के अंदर वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे महर्षि पतंजलि है वो योग के यहाँ पे जनक होते हैं और इनके द्वारा जो योग दिया गया है वो अष्टांग योग, ध्यान रखना अष्टांग योग होता है जिसे अपन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखे दोस्तों यहाँ पे 46, यम, नियम, आसन, प्राणायाम वो प्रत्याहार है वो अपने यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों आपको बता दूं मैं पहले ही, यम जो योग होता है, योग अष्टांग योग होते हैं, अष्टांग योग में 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें से जो 5 होते हैं उसे बहिरंग और अंतिम 3 होते हैं उसे अपन अंतरंग के नाम से जानते हैं। शुरू के 5 बहिरंग के नाम से जानते हैं और जो अंतिम 3 होते हैं वो अंतरंग के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये क्या रहेंगे? प्रश्न नंबर 46 तो योग के बहिरंग साधन रहेंगे, बहिरंग साधन रहेंगे दोस्तों इसे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, योग करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? योग का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है वो अपने यहाँ पे बताना है, समय कौन सा होता है। इजी रहेगा दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसानी से अपन इसका आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 47 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 47 के अंदर वो ध्यान रखना है, योग का जो सबसे अच्छा समय है वो प्रातःकाल माना जाता है, अर्ली द मॉर्निंग होती है, सुबह जल्दी है, वो यहाँ पे योग का सही समय माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48, अष्टांग योग में कितने भाग होते हैं? दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था अष्टांग योग में कितने भाग होते हैं। अष्टांग योग के जनक कौन है? तो वो महर्षि पतंजलि, ध्यान रखना महर्षि पतंजलि होता है वो अष्टांग योग का यहाँ पे जनक है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं दोस्तों, पहले ही बताया था मैंने, उसमें से 5 बहिरंग और 3 उसमें से अंतरंग होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और दोनों का जो मिलन स्थल होता है अंतरंग और बहिरंग का वो यहाँ पे प्रत्याहार कहलाता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49, मांसपेशी
खिंचाव क्यों होती है दोस्तों? मांसपेशी में जो क्रैम्प आता है, खिंचाव हो जाता है, वो क्यों होती है? जकड़न बोलते हैं अपन, स्टिफनेस इसे बोलते हैं, वो क्यों होती है? खेलने से पहले पर्याप्त वार्म अप न करना, मांसपेशी में असंतुलन, खनिज की कमी, या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 49 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, उपरोक्त सभी। यानी मसल्स के अंदर क्रैम्प आना, बाइटा आना, खिंचाव, स्टिफनेस होना, वो अपर्याप्त वार्मिंग अप करेंगे तब होगा। असंतुलन मांसपेशी है तो भी, और खनिज लवण मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिस प्रकार कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, जिंक, जस्ता, वो इस प्रकार यहाँ पे रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों। पद्मासन का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों पद्मासन है, उसका दूसरा नाम यहाँ पे क्या है? दोस्तों पद्मासन जो महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था, इसे बुद्धासन भी कहते हैं अपन, बुद्धासन भी इसे अपन कहते हैं, बुद्धासन। तो पद्मासन का दूसरा नाम यहाँ पे कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 50 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन कमलासन। यानी पद्म यानी क्या होता है? कमल होता है, तो कमलासन इसे अपन कह सकते हैं। कमल की जैसी आकृति इसके अंदर पैरों की है, वो यहाँ पे कमल की तरह आकृति यहाँ पे बन जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51। ताड़ासन की स्थिति है दोस्तों, ताड़ासन किया जाता है, उसकी स्थिति है, पोजीशन कैसी रहती है? ताड़ासन करने में किस प्रकार का अपन महसूस करते हैं? खड़ा होकर करते हैं, बैठकर, या लेट कर, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ताड़ासन होता है एकमात्र आसन है लंबाई बढ़ाने के लिए। आप ध्यान रखना है, ग्रोथ यानी लंबाई है, हाइट है सॉरी, लंबाई बढ़ाने के जो आसन किया जाता है वो ताड़ासन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, खड़ी होकर। ताड़ का वृक्ष होता है दोस्तों, ताड़ का मतलब खजूर जैसे वृक्ष होता है, सॉरी यहाँ पे नारियल जैसा वृक्ष हो जाता है, ताड़ लंबा, तो वो खड़े होकर किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52। धनुरासन में धनु का अर्थ है दोस्तों, धनुरासन में जो धनु शब्द है इसका अर्थ क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। दान, धनुष, या फिर धन, यानी में कोई नहीं। प्रश्न नंबर 52 बताना है, ईजी रहेगा दोस्तों। धनुरासन के अंदर अब देखिए दोस्तों धनुरासन किस प्रकार करते हैं अपन यहाँ पे। तो जो ये तो अपना सिर हो गया, लेट कर अपन सिर को, बाद में अपन चेस्ट को इस प्रकार पीछे पैरों को अपन उठा लेते हैं, दोनों पैरों को, और फिर दोनों हाथों को पीछे से अपन इसमें पकड़ते हैं, दोनों हाथों से पीछे पकड़ते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन आ गई दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पोजीशन हो जाती है यहाँ पे धनुरासन की। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों धनुष, धनुष यहाँ पे ध्यान रखना है, वो इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा एडजस्ट करना है दो स्लाइड में। योग सूत्र के लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पे योग सूत्र है, इसके लेखक कौन है दोस्तों? मैंने बहुत बार बताया योग सूत्र एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में 197 यानी 196 से 97 लगभग 196-97 यहाँ पे योग सूत्र इसके अंदर है, जिसको 4 अध्यायों में समाधि, साधन, विभूति और केवल्य 4 अध्यायों के अंदर बांटा गया है। तो इसके लेखक कौन रहेंगे? प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि की पुस्तक है वो योग सूत्र है, जिसमें 196 योग सूत्र और 4 अध्यायों में विभक्त रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 54। योग के उद्देश्य हैं दोस्तों, यहाँ पे योग है, योग का उद्देश्य क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। रोग मुक्त करना, शरीर का शुद्धिकरण करना, एकाग्रता करना, या फिर उपरोक्त सभी। और सभी दोस्तों यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। यहाँ पे आज के क्वेश्चंस आपको इजी क्वेश्चंस रहेंगे, सीधे आपके लिए आपके जो बेस फाउंडेशन है उसको यहाँ पे बिल्टअप करने वाले क्वेश्चन रहेंगे। सीधे एग्जाम में यहाँ पे आपको लगभग 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 और सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। योग का जो उद्देश्य होता है वो रोग मुक्त करना, शरीर का शुद्धिकरण करना और एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों। दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन है, दर्शकों द्वारा कौन सा प्रोत्साहन होता है वो अपने को बताना है। सामाजिक प्रतिस्पर्धी प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, आर्थिक प्रेरक, या फिर उपरोक्त। दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है, वो किस प्रकार दिया जाता है वो अपने को बताना। प्रश्न नंबर 55 के अंदर तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वो ध्यान रखना उपरोक्त सभी, यानी दर्शक होते हैं वो यहाँ पे सामाजिक प्रतिस्पर्धी प्रेरक का कार्य करते हैं, सामाजिक प्रेरक का कार्य करते हैं, और आर्थिक प्रेरक भी अपने को यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 56 देखिए तो मयूरासन की स्थिति कैसी होती है दोस्तों? मयूरासन किया जाता है उसमें स्थिति कैसे रहती है? अब शब्दों में दोस्तों ज़्यादातर आसन होते हैं, आसन में शब्दों का ही खेल होता है। तो मयूरासन में कैसी स्थिति आएगी? मोर की जैसी स्थिति आएगी। तो प्रश्न नंबर 56 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मोर की, जो मयूर होता है मयूर की जैसी स्थिति बनती है, तो वो अपना आसन कौन सा हो जाता है? मयूरासन हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57 देखें दोस्तों। प्राथमिक चिकित्सा का संबंध है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एड है, इसका संबंध किससे रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। अब देखिए फर्स्ट एड इंग्लैंड से संबंधित रहेगा दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट एड जो आया था वो इंग्लैंड में आया था सबसे पहले ये शब्द।
तो प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 57 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो उपचार से। फर्स्ट एड होता है वो उपचार ट्रीटमेंट से यहाँ पे संबंधित होता है। और उपचार में जो फर्स्ट एड में ज़्यादातर अपन खेलों के अंदर जो पद्धति यूज करते हैं वो राइस पद्धति यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में इसे प्राइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होता है जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या होता है, डिटॉल, रुई, पट्टी या उपरोक्त सभी। दोस्तों शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट एड से कि जो गांठ देने की जो पद्धति है वो कौन सी होती है। पट्टी करने पर जो गांठ देते हैं, गांठ देने की पद्धति जो अपन ने उसमें देखा था, उसी प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 58 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है यहाँ पे उपरोक्त सभी। इसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है, डिटॉल, रुई, पट्टी और इसके अंदर क्रीम, ट्यूब, ये सभी यहाँ पे पाई जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59, योग क्या है। दोस्तों योग है वो क्या है वो अपने क्या पे बताना है, साधना, प्रार्थना, धैर्य या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 59 के अंदर बताना है यहाँ पे योग क्या है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे योग है वो एक साधना है। ध्यान रखना, योग क्या है, एक साधना, और जो इसको योग को जो करता है वो क्या कहलाता है, वो साधक कहलाता है। योग तो क्या है, साधना, और जो इसको करता है वो क्या है, वो साधक हो जाता है। वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना। और साधक का अंतिम लक्ष्य है वो क्या होता है, वो समाधि होता है। साधक का अंतिम लक्ष्य समाधि होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 60 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, सर्वप्रथम फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एड शब्द है, इसका प्रयोग कहाँ हुआ था, कब हुआ था वो बताना है। फर्स्ट एड का मैंने बता दिया दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था शब्द का, और वो कब हुआ था वो बताना है प्रश्न नंबर 60 के अंदर। सर्वप्रथम फर्स्ट एड शब्द की बात कर रहे हैं और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे 1879 1879 में सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एड शब्द है उसका यहाँ पे प्रयोग किया गया था इंग्लैंड के अंदर। और दोस्तों 1879 जो सब डेट आई है इसका यहाँ पे एक सब अर्थ और रहेगा, जो जर्मनी के अंदर पहली यहाँ पे प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली थी लिप्जिंग के अंदर, वो भी यहाँ पे 1879 के अंदर ही खुली थी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय स्वच्छता निकाय यानी एनएफसी की बात कर रहे हैं अपन, उस कार्यक्रम कब स्थापित हुआ। दोस्तों यहाँ पे बताना है राष्ट्रीय स्वच्छता निकाय, नेशनल फिटनेस जो कॉर्प्स है, नेशनल एनएफसी की बात कर रहे हैं अपन, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स है, इसका यहाँ पे कब कार्यक्रम कब स्थापित हुआ था। प्रश्न नंबर 61 ईजी रहेगा, यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों पे 1965। एनएफसी की स्थापना है वो 1965, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स के नाम से जानते हैं अपन इसे, वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 62 देखे दोस्तों, खेलों में पुनर्वास में उपयोग करते हैं। दोस्तों खेल है, खेलों में पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास का मतलब है रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन। अब इसका अर्थ क्या होता है, रिहेबिलिटेशन का मतलब जैसे चोट लगने से पहले की जो स्थिति होती है खिलाड़ी की, उसी पोजीशन में वापस आना रिहेबिलिटेशन कहलाता है। यानी चोट लगने से पहले की स्थिति है उसी पोजीशन में वापस आना। प्रश्न नंबर 62 के अंदर बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। खेलों में पुनर्वास में जो उपयोग होता है उसे अपन सुधारात्मक, करेक्टिव एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, उसे अपन उपचारात्मक या सुधारात्मक व्यायाम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63, मोच की एक चोट है, मोच किसकी चोट है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बहुत बार बताया था, मोच यानी स्प्रेन है, ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, स्प्रेन स्ट्रेन वाला। स्प्रेन है वो स्प्रेन किसकी चोट होती है, तो वो लिगामेंट की चोट होती है। लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से, बोन टू बोन, ध्यान रखना है, बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। स्प्रेन मोच होती है वो लिगामेंट की चोट है, और ये लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 63 और सही आंसर रहेगा दोस्तों अस्थिबंध। अस्थिबंध की चोट है जिसे अपन लिगामेंट कहते हैं, इंग्लिश में इसे अपन लिगामेंट कहते हैं और हिंदी में इसे अपन अस्थिबंध कहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों यहाँ पे, स्वास्थ्य के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का विचार क्या है, यानी वेलनेस के बारे में है, वो WHO का है, वो यहाँ पे विचार क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी स्वास्थ्य क्या है उसके अनुसार परिभाषा भी आती है दोस्तों। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, WHO है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल, ध्यान रखना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड से संबंधित इसका मुख्यालय। प्रश्न नंबर 64 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संपूर्ण तंदुरुस्ती यानी ओवरऑल वेलनेस होती है यहाँ पे, वो ध्यान रखना यहाँ पे स्वास्थ्य कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में नहीं है। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या नहीं होता वो अपने घर पे बताना है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप देखा था उसमें क्या होता है, अब इसमें पूछा गया क्या नहीं होता है वो अपने घर पे बताना है फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर।
फर्स्ट एड बॉक्स जिसकी इसकी शुरुआत ध्यान रखना है। प्राथमिक जो चिकित्सा है यहाँ पे शब्द है वो यहाँ पे 1879 के अंदर अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन, ने आया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिक्का। जो कॉइन होते हैं दोस्तों, कॉइन्स होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 66 देखें दोस्तों। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग निम्न चरण है। कौन सा योग का चरण है वो अपने क्या बताना। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग का कौन सा चरण रहेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, शारीरिक अभ्यास या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 66 के अंदर बताना दोस्तों आपको। शरीर, मन, आत्मा और शुद्धि के लिए जो योग और निम्न चरण कौन से होते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। यानी जो अष्टांग योग है वो भी रहेगा, शारीरिक अभ्यास है, आसन है, सूर्य एक्सरसाइज है, वो भी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 67 देखें दोस्तों। ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी स्थित होती है। दोस्तों पे ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी है, मसल्स है, वो कहाँ स्थित होती है वो बताना है। तो शरीर की सबसे बड़ी, ध्यान रखना, शरीर की लंबी नहीं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, मसल्स होती है, वो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। कहाँ पाई जाती है, तो कूल्हे के अंदर यानी हिप्स के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 67 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 67 के अंदर वो यहाँ कहाँ पाई जाती है, नितंब के अंदर पाई जाती है, हिप्स यानी कूल्हे के अंदर पाई जाती है। नितंब यानी कूल्हे के अंदर, हिप्स के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 68 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, युवा व्यक्ति में सामान्य पल्स रेट सीमा कितनी होती है। पल्स रेट की बात कर रहे हैं अपन, उसमें सामान्य पल्स रेट कितनी होती है, पल्स रेट की बात करें वो कितनी होती है सामान्य व्यक्ति के अंदर, 68 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सामान्य व्यक्ति के अंदर जो पल्स रेट होती है वो यहाँ पे ध्यान रखना है 60 to 100, यानी 60 से लगभग 100 तक यहाँ पे पल्स रेट सामान्य व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 69, अधिवृक्क जिसे अपन एड्रिनल ग्लैंड के नाम जानते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कहाँ स्थित होती है। इसके द्वारा जो हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि है वो यहाँ पे कौन सा हार्मोन निकालती है, साथ ही में ये करो और मरो का अपने को जो सुझाव देती है वो यहाँ पे अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड ही देती है, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 69 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 69 के अंदर इन प्रत्येक वृक्क के ऊपर होती है वो अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। यानी वृक्क यानी किडनी है, जो अपनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है दोस्तों यहाँ पे, दोनों तरफ अपने 2 किडनी होती है, उनके ऊपर जो टोपी के रूप में यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है वो अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। इसने अपन किडनी हेड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 रहेगा, जल चिकित्सा को कहते हैं, जल चिकित्सा है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था खूब, जल चिकित्सा अगर सीधा शब्द आए जल चिकित्सा है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है। साहित्य में जल चिकित्सा वो 3 प्रकार की होती है। जल चिकित्सा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक होती है ठंडी, एक होती है यहाँ पे गर्म, और एक होती है ठंडी और गर्म दोनों मिक्सअप में। तो ठंडी होती है उसे अपन क्रायोथेरेपी, जो गर्म होती है उसे अपन थर्मोथेरेपी, और जो ठंडी और गर्म मिक्स में होती है उसे अपन कंट्रास्ट बात के नाम से जानते हैं। और जो पानी के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 70 सही आंसर रहेगा दोस्तों पे हाइड्रोथेरेपी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 71 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखे दोस्तों। सामान्य मानव शरीर के कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सामान्य मानव के जो कार्य है, शरीर के कार्यों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। एक होती है शरीर की रचना का अध्ययन, एक होता है कार्यों का अध्ययन। रचना का अध्ययन होता है उसे अपन एनाटॉमी के नाम से जानते हैं, एनाटॉमी के नाम से। लेकिन यहाँ पे क्रिया का अध्ययन पूछा गया है, मतलब कार्य का अध्ययन पूछा गया है, वो क्या कहलाता है 71 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी के नाम से अपन इसे जानते हैं। कार्य का अध्ययन है जैसे अंदर है, अग्नाशय है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनका जो कार्य होता है वो यहाँ पे शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 72, डेल्टोइड पेशी स्थित होते हैं। दोस्तों पे डेल्टोइड मसल्स है वो कहाँ है स्थित होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। डेल्टोइड दोस्तों ये अपने मान लो सिर हो गया, ये अपने यहाँ पे दोनों तरफ के कंधे वाले पोर्शन आ गए, ये अपने हाथों के भाग आ जाते हैं दोनों दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ साइड में, मान लो ये अपना यहाँ पे शरीर पोर्शन। तो ये अपना जो कंधा है, कंधे हैं दोनों तरफ, कंधे वाला पोर्शन है वहाँ पे जो मांसपेशी मसल्स पाई जाती है वो डेल्टोइड होती है। तो प्रश्न नंबर 72 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे
वो यहाँ पे 72 के अंदर सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्कंध, यानी जो कंधे हैं, शोल्डर है, उसके ऊपर यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 73। देखिए दोस्तों 73 में बाइसेप्स है दोस्तों, पे बाइसेप्स है वो क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। बाइसेप्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, स्वैच्छिक पेशी, हृदय पेशी या अस्वैच्छिक पेशी, बाइसेप्स की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों ये अपना जो बाइसेप्स कहाँ पाई जाती है, तो ये अपना जो कंधा वाला पोर्शन आ गया, कंधे से नीचे ये अपना हाथ आ जाता है, ये अपना कोहनी वाला पोर्शन आ गया और ये अपना हाथ हो गया यहाँ पे। तो ये जो बाइसेप्स मांसपेशी ये कंधे से हमें कोहनी तक के जोड़ के अंदर सामने वाली है जो बाइसेप्स, पीछे वाली होती है वो ट्राइसेप्स होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 73 और जो साइंस रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वैच्छिक, यानी यह व्यक्ति की खुद की इच्छा से कार्य करती है, इसे अपन वॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं। वॉलेंट्री मसल्स इसे अपन रेखित पेशी के नाम से जानते हैं, इसे धारीदार और चिकनी और स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 74 देगा दोस्तों, निम्नलिखित में से रक्त क्या लेकर जाता है। दोस्तों ब्लड है वो ब्लड क्या लेकर जाता है वो अपने यहाँ पे बताना। हार्मोन्स लेके जाता है, एंजाइम लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, उपरोक्त सभी 74 के अंदर बताना है। दोस्तों ब्लड है वो शरीर के अंदर क्या लेके जाता है वो बताना है, प्रश्न नंबर 74 के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। और सही आंसर रहेगा दोस्तों ब्लड है वो शरीर के अंदर ऑक्सीजन, एंजाइम और हार्मोन, उपरोक्त सभी को यहाँ पे लेके जाता है। यानी ऑक्सीजन तो लेके जाता है, साथ में एंजाइम होते हैं ग्रंथियों द्वारा, और कुछ ग्रंथियाँ क्या निकालती है, हार्मोन निकालती है, उनका सभी को यहाँ पे लेकर ब्लड के अंदर जाता है, वो यहाँ पे ब्लड लेकर जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 75, सर्किट ट्रेनिंग विकसित करने की प्रमुख विधि है। सर्किट ट्रेनिंग है वो क्या विकसित करती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 75 के अंदर बताना है सर्किट ट्रेनिंग क्या विकसित करती है, लोच, गति, शक्ति, सहनशीलता या चपलता। 75 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा 75 के अंदर वो ध्यान रखना है यहाँ पे, शक्ति सहनशीलता यानी स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या विकसित करती है, जो स्ट्रेंथ साथ में एंडोरेंस यानी साथ शक्ति सहनशीलता स्ट्रेंथ एंडोरेंस विकसित करती है सर्किट ट्रेनिंग, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 76, लचीलेपन के विकास के स्रोतों विधि कौन सी है। लचीलापन की देखिए दोस्तों यहाँ पे लचीलापन को अपन फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं, इसे अपन फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसके डेवलपमेंट क्या है वो स्रोतों विधि कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, पूछी जाती है। स्लो स्ट्रेच पद्धति, स्लो स्ट्रेच और होल्ड पद्धति, बेलास्टिक पद्धति या रिलैक्सेशन पद्धति। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीनों पद्धति है, मैं आपको बता दूँ तीनों शुरुआत की तीन है, वो तीनों यहाँ पे लचीलेपन को विकसित करती है, लेकिन अपने को पूछा गया है सर्वोत्तम पद्धति। तो प्रश्न नंबर 76 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, ध्यान रखना। 76 के अंदर सही आंसर रहेगा स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड है वो यहाँ पे कौन सी लचीलेपन को सबसे अच्छी विकसित करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77, योग का अर्थ क्या है। दोस्तों योग है, योग का अर्थ क्या होता है वो बताना। दोस्तों योग के अनेक अर्थ अनेक प्रकार से बताए गए हैं। योग है वो संस्कृत भाषा की, ध्यान रखना कौन सी भाषा की, संस्कृत भाषा की, युज शब्द से बना, युज धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है संयोजन या फिर जोड़ना, भाग देना, गुणा करना, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, संयोजन हो गया, जोड़ना हो गया, वो इसका अर्थ होता है युज धातु का। प्रश्न नंबर 77 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जोड़ना। तो योग का अर्थ क्या होगा, जोड़ना या संयोजन यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78, खेल समाज का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों यहाँ पे खेल है वो खेल समाज का महत्वपूर्ण अंग है, ये सत्य है या असत्य वो अपने यहाँ पे बताना है। स्पोर्ट्स यहाँ पे जो सोशोलॉजी है, सोशल है, समाज है, उसका यहाँ पे पार्ट होता है या नहीं होता है बताना है। और सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक कर दें, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें आज की प्रश्नोत्तरी में। और सोच रहे होंगे दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे सर या आज की क्वेश्चन थोड़े ईजी है, ईजी नहीं है। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो इसका यहाँ पे जो अपना सोचने का नजरिया है वो यहाँ पे बदल जाता है, और अपने क्वेश्चन यहाँ पे ईजी क्वेश्चन जल्दी गलती होते हैं, बल्कि हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। 78 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, ये सत्य है। खेल है वो समाज का है अपूर्ण महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों, खिलाड़ियों में आत्मविश्वास होता है, खिलाड़ियों के अंदर आत्मविश्वास होता है, इसके बारे में आप सहमत हैं या असहमत वो अपने यहाँ पे बताना है। खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस होता है या नहीं, ईजी रहेगा दोस्तों, अपन खुद अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 79 के अंदर बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे सहमत है, क्योंकि खिलाड़ी है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ध्यान रखना परिस्थिति है वो कैसी भी है, सिचुएशन कैसी भी है, लेकिन फिर भी अपन खिलाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस अपन रहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80 देंगे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 80, खिलाड़ियों के लिए सामंजस्य का गुण आवश्यक है, यानी कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है, उसका गुण आवश्यक है या नहीं वो अपने यहाँ पे बताना है।
खिलाड़ी के अंदर सामंजस्य कोऑर्डिनेशन की स्थिति है वो यहाँ पे पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, आवश्यक है या नहीं है। प्रश्न नंबर 80 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इससे अपन सहमत रहेंगे क्योंकि खिलाड़ी है वो यहाँ पे कैसी भी परिस्थिति है उसमें सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बिठा लेता है और अपना यहाँ पे प्रदर्शन अच्छा करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति कितनी होती है? स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति हार्ट बीट है वो कितनी होती है? अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, यहाँ पे हार्ट बीट कितनी होती है? लगभग हार्ट बीट अपनी यहाँ पे बेहतर होती है एग्जैक्ट के रूप में देखे तो, लेकिन वो कितने से कितने तक चल सकती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 81 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे कितने से कितने तक चल सकती है 81 के अंदर, तो वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। हार्ट बीट होती है, हृदय गति होती है वो यहाँ पे 70 से 80 तक यहाँ पे जा सकती है, ध्यान रखना 70 से 80 तक जा सकती है। साथ ही में 60 से 100 तक है वो यहाँ पे क्या रहेगी? पल्स रेट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दोस्तों 82, अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य वेलनेस है वो किसके लिए आवश्यक होता है? सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक विकास के लिए या दोनों के लिए? इनमें से कोई ईजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दोनों के लिए। यानी जो अच्छा स्वास्थ्य है वेलनेस है वो किसके लिए? सामाजिक स्वास्थ्य के लिए और यहाँ पे आर्थिक विकास के दोनों के लिए यहाँ पे जरूरी होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी इसका अर्थ क्या होता है? बहुत बार अपन ने लगभग इस प्रश्न उत्तर में देख लिया 2-3 बार इस क्वेश्चन को। हाइड्रोथेरेपी को अपन किस नाम से जानते हैं? जल चिकित्सा। और ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मैंने बताई थी, ठंडी जल चिकित्सा, गर्म जल चिकित्सा और ठंडी और गर्म मिक्सअप में यहाँ पे होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 83 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 83 के अंदर वो ध्यान रखना है, यहाँ पे जल के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वो हाइड्रोथेरेपी कहलाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 84, वार्मिंग अप क्या करता है? दोस्तों वार्मिंग अप है वो क्या करता है वो अपने, एक होता है वार्मिंग अप, एक होता है यहाँ पे कूल डाउन। तो देखिए दोस्तों वार्मिंग अप कूल डाउन क्या करता है? शरीर के जो एक्सरसाइज वार्म अप खेल खेलते हैं उसके जो प्रभाव है शरीर का उसको कम करता है और शरीर की सामान्य स्थिति लेकर आ जाता है। लेकिन वार्मिंग अप क्या करता है? शरीर के मांसपेशियों का तापमान बढ़ाता है, यकृत का आयतन बढ़ाता है, हृदय गति में कमी। ये प्रश्न नंबर 84 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर का जो वो मांसपेशियों का शरीर और मांसपेशियों उसका तापमान में वृद्धि कर देता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 85, टेनिस एल्बो हो सकती है। टेनिस एल्बो है वो किस में होती है? दोस्तों टेनिस एल्बो है वो यहाँ पे ज़्यादातर है वो कोनी के अंदर पाई जाती है। टेनिस एल्बो यानी कोनी, और टेनिस का मतलब भारी वस्तुओं से खेलने से। तो टेनिस एल्बो किस में होती है? कोनी के अंदर लगने वाली चोट होती है, ज़्यादातर लगती है। और ये कोनी की कौन सी मसल्स? ईसीआरबी ध्यान रखना, कोनी की एक मांसपेशी होती है ईसीआरबी, उसके अंदर यहाँ पे प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 85 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना उपरोक्त सभी। टेनिस एल्बो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है सिर्फ टेनिस खिलाड़ियों में, सिर्फ बैडमिंटन खिलाड़ियों में, हॉकी खिलाड़ियों में, जो ज़्यादातर और क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं। मैं आपको बता दूँ सीधा जो हाथ में भारी उपकरण लेकर खेलते हैं, कोई भी गेम हो भारी उपकरण लेकर खेलते हैं, उसमें टेनिस एल्बो की ज़्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86, एक निःशक्त लंबी दूरी के धावक को क्या प्राथमिक उपचार संस्तुत करेंगे? देखिए दोस्तों यहाँ पे दोबारा से, एक लंबी दूरी का धावक है उसको अपन प्राथमिक उपचार के लिए क्या दे सकते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। 86 के अंदर बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86। लंबी दूरी के धावक है उसको अगर फर्स्ट एड देना है तो अपन क्या दे सकते हैं? तो कृत्रिम श्वास, शीत चिकित्सा या मालिश या उपरोक्त सभी? प्रश्न नंबर 86 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना उपरोक्त सभी। इसको अपन यहाँ पे उपरोक्त सभी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों, थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता कहलाती है। थकान के विरुद्ध भी अगर अपन कार्य करने हैं तो वो क्या कहलाएगी ये अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मान लो अपना शरीर है, अपन 10 किलोमीटर की दूरी जाके 10 किलोमीटर की दौड़ रहे हैं, थकान महसूस हो गई, फिर भी अपन करने की कोशिश कर रहे हैं कार्य को, तो वो कौन सी पोजीशन अपनी यहाँ पे कहलाएगी, कौन सी स्थिति कहलाएगी शरीर के अंदर? लोच, गति, सहनशीलता या शक्ति? प्रश्न नंबर 87 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सहनशीलता, यानी एंडोरेंस यहाँ पे शरीर के अंदर है वो शक्ति के थकान के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88, मांसपेशी ऐंठन का क्या कारण होता है? मसल्स के अंदर जो क्रैम्प आ जाता है वो क्रैम्प ऐंठन है, ऐंठन को अपन क्रैम्प के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्रैम्प आ जाता है उसका कारण क्या होता है? अत्यधिक कार्य करने से, नमक की कमी से, पेशी में कोई चोट या उपरोक्त सभी?
प्रश्न नंबर यहाँ पे 88 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है यहाँ पे उपरोक्त सभी। अगर शरीर के अंदर एटन है मसल्स के अंदर तो वो क्या है, अगर ज़्यादा कार्य करते हैं हार्ड वर्क कर लेते हैं तो नमक की कमी हो जाती है, और साथ ही में पेशी में कुछ चोट है मसल्स के अंदर तो भी अपने यहाँ पे एटन आ जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों यहाँ पे, तीव्र अंतराल प्रशिक्षण विकसित करता है, यानी तीव्र इंस्टेंटिव इंटरवल मेथड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग है वो क्या विकसित करती है वो अपने यहाँ पे बताना है। अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, गति, सहनशीलता, या उपरोक्त सभी 89 के अंदर बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तीव्र अंतराल प्रशिक्षण विकसित क्या करता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 89 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे क्या विकसित करेगा 89 के अंदर, तो वो अपने को यहाँ पे तीव्र अंतराल प्रशिक्षण, वो गति सहनशीलता, स्पीड एंडोरेंस की बात कर रहे हैं अपन, वो गति सहनशीलता अपने को यहाँ पे विकसित करेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों पे गति सहनशीलता। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखें दोस्तों, क्रायोथेरेपी का अर्थ क्या है। दोस्तों क्रायोथेरेपी है उसका अर्थ क्या होता है वो अपने को बताना है। दोस्तों क्रायोथेरेपी किसका भाग है, तो वो हाइड्रोथेरेपी का भाग है। हाइड्रोथेरेपी का भाग है, और हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, तो वो जल की चिकित्सा होती है, जल की चिकित्सा होती है। और प्रश्न नंबर यहाँ पे 90 सही आंसर रहेगा दोस्तों, शीत चिकित्सा को अपन क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ठंडी जल चिकित्सा इसे अपन आइस थेरेपी भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 91, अष्टांग योग का चौथा भाग कौन सा है। दोस्तों अष्टांग योग होते हैं जिसके कितने चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं, उसमें से 5 बहिरंग और 3 अंतरंग होते हैं। वो अपने का ध्यान रखना है। तो उसका जो चौथा चरण होता है वो कौन सा होता है। जिस प्रकार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 चरण हो गए, तो यहाँ पे चौथा चरण यहाँ पे कौन सा रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 91 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्राणायाम। प्राणायाम होता है वो ये अष्टांग योग का चौथा चरण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखे दोस्तों यहाँ पे, पूरक का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे प्राणायाम के अंदर मैंने बताया था शुरू के अंदर ही कि प्राणायाम है, प्राणायाम को अपन 3 भागों में बांटते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी क्या होता है, कुंभक यानी क्या होता है, और रेचक यानी क्या होता है। और इसका जो अनुपात होता है दोस्तों मैंने थोड़ा सा उस टाइम में गलत बताया था, 1-4-2 इसका अनुपात होता है। यानी 1 सेकंड के अंदर श्वास लेते हैं, 4 सेकंड रोकते हैं, 2 सेकंड के अंदर बाहर निकालते हैं। 1-4-2 इसका अनुपात भी यहाँ पे रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 92, पूरक अर्थ क्या होता है। पूरक अर्थ होता है श्वास लेना, ध्यान रखना श्वास लेना होता है। 92 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों अंतःश्वसन, इंस्पिरेशन के नाम से जानते हैं इसे अपन, अंतःश्वसन इंस्पिरेशन के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 93 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93, पद्मासन और सिद्धासन क्या है। दोस्तों पद्मासन है और सिद्धासन है वो क्या है, वो अपने को बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 93 बताना है दोस्तों यहाँ पे, पद्मासन और सिद्धासन क्या होते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना 93 के अंदर वो यहाँ पे कहलाएगा ध्यानात्मक आसन। दोस्तों यहाँ पे कौन से आसन है, ध्यानात्मक यानी ध्यान लगाने आसन है, पद्मासन है, और सिद्धासन है वो ध्यान लगाने वाले आसन होंगे। एक होते हैं दोस्तों विश्रात्मक आसन, जैसे सुवासन हो गया, शवासन हो गया, मकरासन हो गया, ये यहाँ पे विश्रात्मक आसन कहलाते हैं। सुधारात्मक आसन में अनेक आते हैं, जैसे चक्रासन हो गया, भुजंगासन हो गया, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 94, अष्टांग योग के अंतिम 3 भाग कौन से हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। अष्टांग योग के जो अंतिम 3 भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं। खूब बार बताया दोस्तों, अष्टांग योग है, अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, उसमें से 5 भाग होते हैं शुरू के, वो यहाँ पे बहिरंग होते हैं। साथ में जो 3 अंतिम 3 होते हैं वो अंतरंग होते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 94 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे अंतरंग जो अंतिम 3 होते हैं वो अंतरंग के नाम से जाने जाते हैं। यानी प्राणायाम के बाद में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद में धारणा, ध्यान, समाधि, यानी धारणा, ध्यान और समाधि 3 होते हैं अंतिम, वो यहाँ पे अंतरंग कहलाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 95 देखें दोस्तों, रिपीटिशन पद्धति बढ़ाने में सहायक। रिपीटिशन है जिसे अपन पुनरावर्ती, रिपीटिशन को अपन पुनरावर्ती के नाम से जानते हैं, तो वो क्या बढ़ाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। गति क्षमता, विस्फोटक शक्ति, अधिकतम शक्ति या उपरोक्त सभी। रिपीटिशन 95 के अंदर बताना है। अब दोस्तों रिपीटिशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो गति के अंदर हो या और किसी चीज़ के अंदर हो। तो यहाँ पे गति भी बढ़ा सकती है, विस्फोटक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है, और अधिकतम में अपनी स्ट्रेंथ यानी एंडोरेंस भी बढ़ाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 95 और सही आंसर रहेगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, वो रिपीटिशन पद्धति के द्वारा बढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन रहेगा वो रहने वाला है यहाँ पे 96 देखिए दोस्तों यहाँ पे 96 क्वेश्चन नंबर, मांसपेशी या संधि में विस्तार को क्या कहते हैं। मसल्स के अंदर या फिर जॉइंट्स के अंदर, संधि यानी जॉइंट,
जॉइंट में जो फैलाव होता है, विस्तार होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सहनशीलता, लोच, गति या फिर शक्ति। या तो मसल्स है या फिर उसमें संधि यानी जॉइंट, उसमें अगर विस्तार हो जाता है, फैलाव हो जाता है, उस अपन किस नाम से जानते हैं? 96 के अंदर बताना। सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे लोच फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। संधि या मांसपेशी में जो विस्तार हो जाता है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, लोच के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 97 देखिए दोस्तों, शवासन व मकरासन क्या है? दोस्तों यहाँ पे शवासन हो गया, साथ ही में मकरासन हो गया, ये कौन से आसन है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे शवासन हो गया, मकरासन हो गया, कौन से आसन आते हैं? जिस प्रकार अपन ने पद्मासन देखा था, सिद्धासन देखा था, वो कौन से आसन थे? पद्मासन, सिद्धासन, तो वो ध्यानात्मक आसन थे। लेकिन यहाँ पे शवासन और मकरासन से अपने को क्या मिलता है? विश्राम मिलता है। तो यहाँ पे विश्रात्मक आसन की श्रेणी के अंदर आएंगे प्रश्न नंबर 97। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे 98, क्वेश्चन नंबर 98, लोच व गति शारीरिक स्वस्थता के घटक है। दोस्तों यहाँ पे लोच हो गया और गति है, वो यहाँ पे क्या करती है? शारीरिक स्वस्थता के घटक है। तो ये सत्य है या असत्य, वो अपने क्या पे बताना है। लोच मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, और जो गति स्पीड है वो फिजिकल वेलनेस के यहाँ पे घटक रहेंगे या नहीं रहेंगे, प्रश्न नंबर 98 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सत्य होते हैं, क्योंकि 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। वो यहाँ पे क्या करते हैं? शरीर को यहाँ पे डेवलप करते हैं, शरीर की स्वस्थता वेलनेस को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 99 देखे दोस्तों यहाँ पे, योग शारीरिक शिक्षा का एक अंग नहीं है। दोस्तों योग है वो शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट नहीं है, ये अंग नहीं है, ये सत्य है या असत्य, अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 99, योग शारीरिक शिक्षा का एक अंग नहीं है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 99 इजी रहेगा दोस्तों। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे असत्य है, क्योंकि योग है वो शारीरिक शिक्षा का अंग है, नहीं है, नहीं अंग है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, प्रतिकूलन प्रक्रिया को करना चाहिए, प्रतिकूलन प्रक्रिया है उसको कब करना चाहिए, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 100 के अंदर। प्रतिकूलन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, अनुकूलन एक होता है, प्रतिकूलन कब करना चाहिए, प्रश्न नंबर 100 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन प्रतियोगिता के बाद में करना चाहिए। अनुकूलन को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यहाँ पे अनुकूलन को अपन वार्मिंग अप के नाम से जानते हैं, और प्रतिकूलन को अपन कूल डाउन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रतियोगिता के बाद में अपने को करना चाहिए। तो दोस्तों ये अपने 100 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे अपन यहाँ पे गेम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास को एक बार फिर से सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दे। और पहला अपना जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे गेम से संबंधित, वो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, हॉकी मैच के दौरान यदि बॉल गोलकीपर के पेड़ में फंस जाए तो खेल पुनः कैसे प्रारंभ होगा? दोस्तों हॉकी है, हॉकी के अंदर बॉल है, बॉल जो खिलाड़ी है उसके पेड़ के अंदर फंस जाती है, तो हॉकी का गेम दोबारा किस प्रकार चालू होगा, प्रश्न नंबर 1 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे बुली के द्वारा। ये जो तकनीक है वो बुली है, ये बुली किससे संबंधित रहेगी? हॉकी के संबंधित रहेगी, जिसके द्वारा दोबारा गेम चालू किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, हॉकी खेल में अंतिम रेखा से डी की दूरी कितनी होती है? डी की बात पूछी गई है दोस्तों, अंतिम रेखा से डी की दूरी कितनी होती है? सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे। और कोई भी दोस्त यहाँ पे एडवांस में क्वेश्चन का आंसर भी ना दे, तो अपने को यहाँ पे डिसिप्लिन बनाए रखना है। जो आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना, बाकी का अगले को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे मन में रखना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 में बता रहा है, अंतिम रेखा से डी की लाइन कितनी होती है? सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 2। सही आंसर है इसमें जो 16 गज ध्यान रख रहा है, वो अंतिम रेखा से यहाँ पे डी की दूरी होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? दोस्तों पर रंगास्वामी है, इसका संबंध किससे रहेगा? गोल्फ, शतरंज, हॉकी या फुटबॉल? प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों, रंगास्वामी कप है यहाँ पे हॉकी से संबंधित रहेगा दोस्तों। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित प्रतियोगिता रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, इंदिरा गोल्ड कप का संबंध किससे है? इंदिरा गोल्ड कप देखिए दोस्तों, यहाँ पे रंगास्वामी कप आ गया आपके पास, हॉकी से संबंधित रहेगा। अब आ रहा है इंदिरा गोल्ड कप है वो किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 4, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हॉकी। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इंदिरा गोल्ड कप हो गया, एक साथ में रंगास्वामी कप हो गया, दोनों अपने हॉकी से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5, मरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किससे है? ये भी अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे मरुगप्पा गोल्ड कप है, किसका संबंध किससे रहेगा? अब देखिए दोस्तों, अपन ने देखा है इंदिरा गोल्ड कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया और मरुगप्पा गोल्ड कप हो गया। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है हॉकी, हॉकी से संबंधित रहेगा, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक आता है MM जोसेफ मरुगप्पा MM जोसेफ ट्रॉफी। तो मरुगप्पा MM जोसेफ पूछे थे वो वॉलीबॉल की संबंधित रहे, ध्यान रखना है। उसमें मरुगप्पा MM गोप है वो यहाँ पे किससे रहेगी?
वॉलीबॉल संबंधित रहेगी, लेकिन यहाँ पे मरुगप्पा गोल्ड कप है वो यहाँ पे हॉकी संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? हॉकी खेल की जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो कितना होता है? 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट या फिर 70 मिनट? प्रश्न नंबर 6 के अंदर बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों, हॉकी खेल की जो ड्यूरेशन अवधि होती है वो यहाँ पे 60 मिनट यहाँ पे रहेगी दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 60 मिनट। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? दोस्तों यहाँ पे एक होती है पेनल्टी कॉर्नर, इसका संबंध किससे? कल भी देखा था अपन ने। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 और सही आंसर रहेगा तो पेनल्टी कॉर्नर शब्द आ जाए है तो वो यहाँ पे हॉकी से संबंधित रहेगा, पेनल्टी कॉर्नर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा दिखने में विजिबल में दिक्कत रहेगी। देखिए दोस्तों, हॉकी खेल में मैच प्रारंभ किस कौशल के द्वारा प्रयोग से होता है? हॉकी खेल है वो कैसे प्रारंभ होता है? जिस प्रकार अपन ने बास्केटबॉल देखा था वो जंप बॉल के द्वारा स्टार्ट होता है, साथ ही में थ्रो ऑफ के द्वारा है वो यहाँ पे जो अपन हैंड बॉल होता है वो थ्रो ऑफ के द्वारा होता है। इसी प्रकार अपने को बताना है कि जो हॉकी खेल है वो कैसे प्रारंभ होता है प्रश्न नंबर 8 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे सेंटर पास के द्वारा यहाँ पे क्या होता है? हॉकी खेल चालू होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा यहाँ पे, भारत ने हॉकी में ओलंपिक खेलों में अंतिम बार स्वर्ण पदक कब जीता है? दोस्तों भारत ने अंतिम बार स्वर्ण पदक कब जीता है वो बताना है। वैसे पूछा जाए कि भारत ने अंतिम बार पदक कब जीता है हॉकी के अंदर, तो वो 2020 का टोक्यो ओलंपिक हो जाएगा, ध्यान रखना है, जिसमें जर्मनी को अगर भारत ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीत लिया था 41 साल बाद। लेकिन यहाँ पे गोल्ड मेडल पूछा गया। प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो ध्यान रखना है। सन 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक था उसके अंदर यहाँ पे अंतिम बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप है वो किससे संबंधित रहेगा प्रश्न नंबर 10 के अंदर? और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 10 के अंदर वो यहाँ पे हॉकी से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, हॉकी में गोल की चौड़ाई कितनी होती है? जो गोल पोस्ट होता है यहाँ पे उसकी चौड़ाई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताना है, गोल जो चौड़ाई होती है गोल पोस्ट यहाँ पे उसकी चौड़ाई कितनी होती है? प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3.66 मीटर, ध्यान रखना है 3.66 मीटर यहाँ पे वो गोल की यहाँ पे चौड़ाई होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? आधुनिक ओलंपिक की बात करें उस समय हॉकी को कब शामिल कर लिया गया था? आधुनिक ओलंपिक खेलों के अंदर हॉकी को कब शामिल किया था? प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1908 का जो लंदन ओलंपिक है उसको इसके अंदर यहाँ पे हॉकी को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे, स्थायी रूप से किस वर्ष हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया? देखिए दोस्तों यहाँ पे स्थायी रूप से किस वर्ष हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था वो बताना है दोस्तों। यहाँ पे स्थायी रूप से पूछा गया प्रश्न नंबर 13 के अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था जिसके अंदर भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल भी जीता था हॉकी के अंदर, उसके समय यहाँ पे हॉकी को ओलंपिक में स्थायी रूप से शामिल कर लिया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो 1908 का यहाँ पे लंदन ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना। अभी लेटेस्ट 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ वो भी बताना है आपको करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे 1971 के अंदर पहला विश्व कप यहाँ पे हॉकी का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? जिसे अपन FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना यहाँ पे कब हुई है? प्रश्न नंबर 15 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना जनवरी 1924। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जनवरी 1924 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखें दोस्तों यहाँ पे 16, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आएगी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है जिसकी स्थापना जनवरी 1924 के अंदर की गई थी वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 16 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लुसानी, स्विट्जरलैंड।
लूसानी स्विट्जरलैंड के हैं, वो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हॉकी हेडक्वार्टर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, भारतीय हॉकी महासंघ जिसे अपन IHF यानी इंडियन हॉकी फेडरेशन का गठन है वो कब किया गया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसका गठन कब किया गया था, तो वो जनवरी 1924 के अंदर किया गया था, लूसानी स्विट्जरलैंड के अंदर जनवरी 1924। लेकिन भारतीय हॉकी संघ यानी IHF इंडियन हॉकी फेडरेशन, और जिसे अपन FIH के नाम से जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, इंटरनेशनल है वो FIH और इंडियन है वो IHF। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना 1925, यानी इंटरनेशनल का तो किया गया था 1924 के अंदर, और भारत का फेडरेशन है उसका यहाँ पे 1925 से संबंधित रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18, हॉकी खेल में भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारत ने पहली बार कौन से ओलंपिक में भाग लिया था हॉकी के अंदर। 18 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, और पहले ही बार के अंदर है भारत ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। उस समय यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 19 देखे दोस्तों, ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में भारत ने वर्तमान तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कितने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 8 गोल्ड मेडल अभी तक भारत ने है वो हॉकी के अंदर है वो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला गोल्ड मेडल 1928 के अंदर, और अंतिम गोल्ड मेडल 1980 मास्को ओलंपिक के अंदर जीता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने किस वर्ष हॉकी का विश्व कप जीता है। दोस्तों यहाँ पे भारत ने कौन से वर्ष हॉकी का वर्ल्ड कप जीता बताना है। और 2023 का जो लेटेस्ट वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों आपको बता दूं हॉकी का, उसमें कौन जीता है वो उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, सन 1975 का जो मलेशिया जो वर्ल्ड कप हुआ था उस समय भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व कप महिला हॉकी का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों यहाँ पे पुरुषों की तो 1971 को हुआ था सबसे पहले, 1971 में, भारत ने 1975 में जीता था। लेकिन यहाँ पे महिलाओं का पहला वर्ल्ड कप है हॉकी का वो कब हुआ था 21 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1974 में है वो महिलाओं के पहला विश्व हॉकी कप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22, हॉकी खेल में गोल के लिए मान्य क्षेत्र को कहा जाता है। गोल के जो क्षेत्र है उसे अपन किस नाम जानते हैं, गोल क्षेत्र, पेनल्टी कॉर्नर, सेंटर सर्किल या शूटिंग सर्कल। 22 के अंदर बताना है, इजी रहेगा दोस्तों। हॉकी खेल में जो गोल के एरिया होता है उसे अपन किस नाम जानते हैं, तो उसे अपन शूटिंग सर्किल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों पे शूटिंग सर्किल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों पे, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी व सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और सिंधिया गोल्ड कप दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेडी रतन टाटा ट्रॉफी खूब बार पूछा गया है, तो सही आंसर रहेगा 23 हॉकी से संबंधित यहाँ पे ट्रॉफी रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24, हॉकी मैदान का माप क्या है। दोस्तों यहाँ पे हॉकी मैदान है उसका माप क्या होता है वो बताना है, मेजरमेंट बताना है, हॉकी के ग्राउंड का यहाँ पे मेजरमेंट अपने को बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 के अंदर बताना है, हॉकी का जो मैदान है उसका मेजरमेंट कितना रहेगा, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 100 से 60 गज। गज के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 100 से 60 गज यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25, हॉकी बॉल का वजन कितना होता है। दोस्तों हॉकी के अंदर जो बॉल है बॉल का यहाँ पे वजन कितना होता है, वेट कितना होता है बताना है। प्रश्न नंबर 25 के अंदर बताना है यहाँ पे हॉकी की जो बॉल है उसका वेट कितना होता है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों 156 से 163 ग्राम। 156 से 163 ग्राम लगभग जो क्रिकेट की बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल जितना वजन यहाँ पे होता है 156 से 163 ग्राम। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों ऊंचाई पूछी गई अभी, ऊंचाई कितनी होती है, चौड़ाई अपन ने देखी थी 3.66 मीटर होती है, लेकिन अब चौड़ाई बताना अपने को, सॉरी ऊंचाई बताना है 26 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.14 मीटर, यानी 2.14 मीटर यहाँ पे रहती है वो ऊंचाई रहती है, और चौड़ाई अपन ने यहाँ पे देख ली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27, हॉकी बॉल की परिधि होती है। दोस्तों यहाँ पे हॉकी बॉल है, हॉकी बॉल की यहाँ पे परिधि कितनी होती है वो बताना है अपने को। हॉकी बॉल की परिधि कितनी होती है, हॉकी बॉल का वजन अपन ने 156 से 163 ग्राम देखा था,
27 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। हॉकी बॉल की परिधि होती है वो यहाँ पे रहेगी 22.4 से 23.5, ध्यान रखना 22.4 से 23.5 यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28, हॉकी मैदान में शूटिंग सर्कल का माप कितना होता है। शूटिंग सर्कल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हॉकी के मैदान में जो शूटिंग सर्कल है उसका माप यहाँ पे कितना होता है। शूटिंग सर्कल जैसे अपन गोल एरिया के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना 28 के अंदर बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 14.63 मीटर, यानी 14.63 मीटर है वो यहाँ पे शूटिंग सर्कल का यहाँ पे माप होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29 देखो दोस्तों, हॉकी में फ्रीट लेते समय रक्षात्मक खिलाड़ी बॉल से कितनी दूरी पर होता है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। हॉकी में फ्रीट लेते समय रक्षात्मक खिलाड़ी है, डिफेंडिंग खिलाड़ी है, वो कितनी दूरी पर रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 29 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 गज। 5 गज की दूरी पर डिफेंडिंग खिलाड़ी रहता है। फुटबॉल के अंदर है वो डिफेंडिंग खिलाड़ी 10 गज की दूरी पर रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30, हॉकी में पेनल्टी स्पॉट की दूरी गोल लाइन से कितनी दूरी होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हॉकी में जो पेनल्टी स्पॉट की दूरी होती है वो गोल लाइन से कितनी दूरी पर होती है वो बताना है प्रश्न नंबर 30 के अंदर। प्रश्न नंबर 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 6.40 मीटर, यानी 6.40 मीटर यहाँ पे पेनल्टी स्पॉट की दूरी होती है, वो गोल लाइन से दूरी होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है। 31 के अंदर बताना है। हॉकी स्टिक होती है, हॉकी की जो ये स्टिक है दोस्तों यहाँ पे, ये स्टिक होती है, इसका यहाँ पे वजन कितना होता है वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 737, यानी 737 ग्राम है वो हॉकी स्टिक का वजन होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, हॉकी में गोल पोस्ट से पेनल्टी कॉर्नर की दूरी कितनी होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हॉकी में जो गोल पोस्ट होता है उससे पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है, पेनल्टी कॉर्नर, इसकी दूरी कितनी होती है वो बताना है। और पेनल्टी कॉर्नर मैंने बताया था दोस्तों किससे संबंधित होता है, तो वो हॉकी से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 32 और सही आंसर रहेगा यहाँ पे 10 गज। 10 गज की दूरी पर होता है वो पेनल्टी कॉर्नर होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, किसी खिलाड़ी को हॉकी में रेफरी द्वारा हरा कार्ड यानी ग्रीन कार्ड दिए जाने पर वो कितनी मिनट के लिए खेल से बाहर होगा वो बताना है। दोस्तों किसी खिलाड़ी को अगर हॉकी के अंदर ग्रीन कार्ड दिखा दिया जाता है तो वो कितनी देर से खेल से बाहर रहेगा वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट का उसको सस्पेंशन रहेगा, वो 2 मिनट यहाँ पे बाहर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34, एक खिलाड़ी को हॉकी में पीला कार्ड दिखाए जाने से उसे कितने समय के लिए खेल से बाहर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे येलो कार्ड की बात कर रहे हैं अपन। ग्रीन कार्ड दिया जाता है 2 मिनट बाहर रहेगा ग्रीन कार्ड के लिए, लेकिन यहाँ पे येलो दिखा देते हैं, पीला कार्ड दिखाएंगे 34 के अंदर, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे 5 मिनट का उसको सस्पेंशन लगेगा, 5 मिनट वो गेम से बाहर रहेगा। ग्रीन कार्ड में 2 मिनट और येलो कार्ड में यहाँ पे 5 मिनट रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे, किसी हॉकी मैच को शुरू करने के लिए प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होने चाहिए ये अपने यहाँ पे बताना है, वो यहाँ पे बताना है। 35 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। 35 के अंदर बताना है यहाँ पे, किसी हॉकी मैच को शुरू करने के लिए प्रत्येक टीम को कितने खिलाड़ी होने चाहिए 35 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7 खिलाड़ी। वैसे ग्राउंड्स के अंदर कितने खेलते हैं, 11 खेलते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे 7 खिलाड़ी अनिवार्य अपने को यहाँ पे गेम को शुरू करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देखे दोस्तों यहाँ पे, हॉकी खेल में मैच बराबर रहने पर कितने पेनल्टी शूट दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कितने पेनल्टी शूट दिए जाते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 36 के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हॉकी मैच अगर बराबर हो जाता है, टाई हो जाता है, तो कितने पेनल्टी शूट दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 पेनल्टी शूट आउट दिए जाते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 पेनल्टी शूट आउट यहाँ पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 देखें दोस्तों यहाँ पे, हॉकी में पेनल्टी शूट की अवधि कितनी होती है। दोस्तों हॉकी है, हॉकी के अंदर जो पेनल्टी शूट है इसकी अवधि कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकी में जो पेनल्टी शूट की अवधि होती है वो कितनी होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे 8 सेकंड की यहाँ पे पेनल्टी शूट की अवधि होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38, एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था। हॉकी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था वो बताना है प्रश्न नंबर 38 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1958 का जो टोक्यो एशियाई खेल था उसके अंदर यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39,
हॉकी खेल को किस देश में संटी कहा जाता है? हॉकी खेल है उसको कौन से देश के अंदर संटी कहते हैं वो बताना है। दोस्तों यहाँ पे संटी किस देश में कहते हैं वो बताना है प्रश्न नंबर 39 के अंदर। हॉकी खेल को संटी है वो स्कॉटलैंड के अंदर कहते हैं, स्कॉटलैंड को ध्यान रखना है, स्कॉटलैंड में कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, हॉकी को किस देश में हॉकेट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों हॉकी को हॉकेट के नाम से किस देश में जाना जाता है? संटी के नाम से अपन देखा है स्कॉटलैंड में, लेकिन हॉकेट के नाम से किस में जाना जाएगा? प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 40 के अंदर वो ध्यान रखना है, फ्रांस। फ्रांस में है वो हॉकी को किस नाम से जाना जाएगा? तो वो यहाँ पे हॉकेट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41, हॉकी को बैंडी कहा जाता है, कौन से देश के अंदर है हॉकी को बैंडी के नाम से जाना जाता है? हॉकी को अपन ने देखा था दोस्तों, संटी है वो स्कॉटलैंड के अंदर, हॉकेट है वो फ्रांस के अंदर, और बैंडी है वो किस देश में कहेंगे? प्रश्न नंबर 41 और सही आंसर रहेगा वेल्स। वेल्स में है, वेल्स यहाँ पे उसके अंदर बैंडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, हॉकी को हार्ले कहा जाता है, हॉकी को हार्ले है वो कौन से देश के अंदर कहा जाता है वो बताना है। दोस्तों अपन ने क्या क्या देख लिया है, संटी है वो यहाँ पे स्कॉटलैंड, साथ में हॉकेट है वो फ्रांस के अंदर, बैंडी है वो यहाँ पे वेल्स के अंदर, और यहाँ पे हार्ले किस देश में कहते हैं? प्रश्न नंबर 42 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा हार्ले है वो यहाँ पे आयरलैंड के अंदर कहते हैं, हार्ले आयरलैंड के अंदर कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43, भारतीय हॉकी टीम ने किस ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया था? कौन सा ओलंपिक था जिसमें क्वालिफाई नहीं किया था? प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 के अंदर बताना इंपॉर्टेंट रहेगा और सही आंसर रहेगा दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने सन 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था चीन के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक खेलों में हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ओलंपिक खेलों में हॉकी स्पर्धा में प्रथम जो स्वर्ण पदक जीता गया था, पहला की बात कर रहे हैं अपन उसके, जो 1928 में जीता गया था एम्स्टर्डम के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे भारतीय टीम के कप्तान कौन थे मैंने बताया था शुरू के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा थे वो यहाँ पे कप्तान थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45, मेजर ध्यानचंद कौन से ओलंपिक खेल में भारतीय टीम के कप्तान थे? दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद है वो कौन से ओलंपिक के अंदर भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे जिसमें गोल्ड मेडल जीता गया था? प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था उसके अंदर है भारतीय जो हॉकी टीम के कैप्टन वो मेजर ध्यानचंद थे, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47, ओलंपिक खेलों में महिला हॉकी स्पर्धा को कब शामिल किया गया था? दोस्तों ओलंपिक खेलों के अंदर बात कर रहे हैं, महिला हॉकी स्पर्धा को कब शामिल किया गया था? पुरुष स्पर्धा को 1908 में प्रदर्शन के तौर पर और 1928 में कंटिन्यू शामिल कर लिया गया था, लेकिन पुरुष और महिलाओं की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 46 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1980 का जो मास्को ओलंपिक था उसमें शामिल किया गया था, और 1980 में ही ध्यान रखना बास्केटबॉल को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47, भारत में हॉकी इंडिया का गठन कब किया गया? हॉकी इंडिया का भारत के अंदर पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, हॉकी इंडिया का गठन कब किया गया? वैसे देखें तो इंटरनेशनल हॉकी संघ की स्थापना 1924 में, जनवरी 1924, और भारत की 1925 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे हॉकी इंडिया की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। प्रश्न नंबर 47 और सही आंसर रहेगा सन 2009 के अंदर है वो हॉकी इंडिया का यहाँ पे गठन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों 48 में हॉकी खेल में पहला राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला खिलाड़ी है। हॉकी के अंदर पहला राजीव गांधी, जो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ध्यान रखना है, वो यहाँ पे 1991-92 में स्टार्ट हुआ था और 25 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 48 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे धनराज पिल्ले को है वो हॉकी के अंदर पहला राजीव गांधी खेल रत्न, वर्तमान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, हॉकी स्टिक की संरचना जांचने के लिए रिंग का व्यास कितना होना चाहिए? दोस्तों हॉकी स्टिक देखिए आपने, जो हॉकी की स्टिक होती है ये वाली, इसकी संरचना का जांच करने के लिए रिंग की जो व्यास कितना होता है, साथ ही में इसका वजन आपने देखा था 737 ग्राम इसका वजन होता है, लेकिन इसकी जो संरचना जांचने के लिए जो रिंग होती है ये रिंग, इस रिंग का व्यास कितना होता है वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 49 चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 49 और सही आंसर रहेगा 2 इंच। ध्यान रखना 2 इंच की रिंग है, उसके अंदर से पूरी हॉकी की स्टिक अगर निकल जाती है बाहर
तो वो इसका मतलब हॉकी स्टिक है वो सही है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50, भारत में पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कब बना? भारत के अंदर पहला हॉकी क्लब है वो कोलकाता के अंदर बना था, वो कब बना था? प्रश्न नंबर 50 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1885-86 में, 1885-86 के अंदर ध्यान रखना है, वो भारत में पहला हॉकी क्लब बना था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 51, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? हॉकी का पहला इंटरनेशनल मैच कब खेला गया तो वो बताना है अपने को यहाँ पे प्रश्न नंबर 51 के अंदर। और सही आंसर रहेगा पहला इंटरनेशनल मैच है वो यहाँ पे 1895 के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52, किस देश में हॉकी खेल को गिबेटो टोरा के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना है, गिबेडो टोरा के नाम से जाना जाता है, वो बताना है। दोस्तों जिस प्रकार अपन संटी स्कॉटलैंड के अंदर देखा था, हार्ले है वो आयरलैंड में देखा था, इसी प्रकार अपन ने अनेक नाम देखे थे, उसमें से अब नाम आया है वो गिबेडो टोरा की बात कर रहे हैं, वो कौन से देश में कहते हैं? प्रश्न नंबर 52 और सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत के अंदर है वो हॉकी को गिबेडो टोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, हॉकी मैदान की लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? लाइनों की चौड़ाई पूछी जा रही है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 53 के अंदर। जिस प्रकार आमतौर पर ज़्यादातर ग्राउंड जो गेम्स होते हैं उसमें लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 और सही आंसर रहेगा 7.5 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पे 7.50 मीटर सेंटीमीटर रहेगी, वो यहाँ पे हॉकी मैदान की लाइनों की मोटाई होती है, चौड़ाई होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर, हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के दौरान कितने रक्षात्मक खिलाड़ी भाग लेते हैं? रक्षात्मक खिलाड़ी वहाँ कितने लेते हैं वो बताना है। साथ ही में यानी डिफेंडिंग खिलाड़ी कितने भाग लेते हैं, साथ ही में मैं आपको बताऊँ जो पेनल्टी कॉर्नर के अंदर है वो कितनी दूरी पर खिलाड़ी रहते हैं, तो वो 5 गज की दूरी पर खिलाड़ी रहते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 5 खिलाड़ी यहाँ पे डिफेंडिंग टीम के होते हैं पेनल्टी कॉर्नर के समय। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 55, बेटन कप का संबंध किस खेल से? दोस्तों यहाँ पे बेटन कप है, इसका संबंध किससे रहेगा? बेटन कप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 55 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बेटन कप है वो यहाँ पे हॉकी से संबंधित रहेगा, बेटन कप है वो हॉकी से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56, निम्न में से कौन से कौशल का संबंध हॉकी से नहीं है? कौन सी स्किल्स है शब्द है उसका संबंध यहाँ पे हॉकी से नहीं रहेगा? स्कूप, बुली, बैकिक या फिर टैकलिंग। दोस्तों बुली अपन ने देखा था शुरू के अंदर, अगर खिलाड़ी के पैड में बॉल फंस जाती है तो फिर अपन वापस मैच स्टार्ट कैसे करेंगे? बुली के द्वारा। स्कूप यहाँ पे जो बॉल होती है उसको स्टिक के अंदर डाल के ऊपर फेंकना स्कूप कहलाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 56 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो बैक किक होती है, वो किस में रहेगी? कबड्डी से संबंधित होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया? कौन सा यहाँ पे रहेगा? किस वर्ष भारत ने ओलंपिक के अंदर जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें कौन सा यहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं किया? अंतिम गोल्ड मेडल भारत ने हॉकी के अंदर 1900 में किया था दोस्तों, अपन ने देखा। प्रश्न नंबर पे 57 के अंदर बताना 1956 में उसके अंदर यहाँ पे प्राप्त किया था, 1964 है उसमें प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 57 और सही आंसर रहेगा 1984 के अंदर यहाँ पे उसमें गोल्ड मेडल यहाँ पे प्राप्त नहीं किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? दोस्तों पे अधिकतम लंबाई बतानी है। वजन तो अपन ने 737 ग्राम देख लिया है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे लेंथ है, लंबाई कितनी रहती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे 105 सेंटीमीटर। 105 सेंटीमीटर मैक्सिमम यहाँ पे लेंथ रहेगी हॉकी स्टिक की। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 59, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किसे कहते हैं? जिसके जन्म दिवस पर नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है और उसी के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूर्व मेजर हॉकी के जो राजीव गांधी खेल रत्न है उसका नाम चेंज कर दिया है। प्रश्न नंबर 59 से आंसर रहेगा मेजर ध्यानचंद, उसी के नाम पर यहाँ पे चालू किया गया। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखे दोस्तों, भारत पुरुष हॉकी टीम ने सर्वाधिक स्कोर किस देश के विरुद्ध किया है? भारतीय पुरुषों की टीम ने अब तक वो सर्वाधिक स्कोर है वो कौन से देश के खिलाफ किया? 60 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों हांगकांग के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम ने सर्वाधिक स्कोर किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62, ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वाधिक गोल किसी मैच में किसके विरुद्ध किए? सर्वाधिक गोल है ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वैसे हांगकांग के अंदर सबसे ज़्यादा है, लेकिन ओलंपिक की बात कर रहे हैं तब किस में कौन से देश के खिलाफ किए हैं? 61 में बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे अमेरिका के खिलाफ भारत ने सर्वाधिक गोल किए थे ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62,
हॉकी खेल में गोल के पश्चात प्रारंभ कैसे होता है। दोस्तों गोल हो जाती है तो फिर अपन गेम को वापस से कैसे स्टार्ट करते हैं वो बताना है। हॉकी खेल का गेम शुरू में कैसे स्टार्ट करते हैं, शुरू में जब मैच स्टार्ट होता है तुरंत तो यहाँ पे सेंटर पास से करते हैं 62 के अंदर, लेकिन जैसे ही गोल हो जाती है और फिर मैच वापस स्टार्ट होता है तो भी यहाँ पे ध्यान रखना है सेंटर पास के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए कोई भी कौशल का उपयोग किया जा सकता है, सिवाय कौन से कौशल के बताना है। पेनल्टी स्ट्रोक के अंदर बात कर रहे हैं अपन, कौन से कौशल यूज नहीं करते हैं, पुश, फ्लिप, हिट या स्कूप। 63 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों हिट नहीं मार सकते, वो अपने घर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64, हॉकी मैच में अंतराल सहित कुल अवधि कितनी होती है। अंतराल सहित वैसे देखा जाए तो 60 मिनट का हॉकी गेम होता है दोस्तों, पे अंतराल सहित पूछा गया अपने को यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 64 के अंदर बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों अंतराल सहित देखा जाए तो 69 यहाँ पे मिनट रहेगी। गेम यहाँ पे टोटल कितना होता है, 60 मिनट का होता है, लेकिन यहाँ पे अंतराल कितना हो, जो टाइम है 9 मिनट का यहाँ पे, वो यहाँ पे अंतराल से देखा जाए तो कितना रहेगा, 69 मिनट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65, हॉकी विश्व कप 1975 के विजेता भारत टीम के कप्तान कौन थे। जो भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप कब जीता था, 1975 में जीता था, उसके भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे वो बताना है 65 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों अजीत पाल सिंह थे, वो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे, पहला वर्ल्ड कप जीता गया था तब। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66, विश्व कप पुरुष का आयोजन 2023 में कहाँ होगा। हॉकी विश्व कप जो 2023 के अंदर जो कहाँ हुआ था, ओडिशा के अंदर बिरसा मुंडा स्टेडियम उसमें हुआ था, तो उसके अंदर यहाँ पे बताना है अपने को कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे भारत के अंदर किया गया है, और इसका जीता कौन है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप जो करंट अफेयर से संबंधित क्लास है उसमें देख सकते हैं, वो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67, हॉकी खेल का संचालन किस सतह पर किया जाता है। हॉकी का संचालन है वो किस सतह पर करते हैं, टेराफ्लैक्स, सीमेंट, एस्ट्रोटर्फ या फिर सिंथेटिक। पहली बार 1968 यहाँ पे 1976 के जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर यहाँ पे इसका यूज किया गया था 67, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ पर ध्यान रखना है, वो इसका आयोजन फिर किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68 देखिए दोस्तों, एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी खेल में प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता है। एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं जो 1951 में स्टार्ट हुए थे, उसमें पहली बार पदक कब जीता था, 68 के अंदर बताना है। और दोस्तों एशियाई खेलों में पहली बार तो आपको पता होना चाहिए हॉकी को कब शामिल किया गया था, तो 1958 के जो टोक्यो एशियाई थे उसमें शामिल किया गया था, लेकिन पहली बार पदक कब जीता भारत ने, वो 1966 के एशियाई खेलों के अंदर भारत ने पदक जीता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69, हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़ा होता है, तो बताना है। ये क्वेश्चंस भी अपन बहुत बार रिपीट कर लेते हैं, 69 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों थोड़ी दूरी। अगर खिलाड़ी है थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है तो ही अपन पुश पास का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 70 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से एटिने गिलचिच पुरस्कार का संबंध किस खेल से संबंधित है। एटिने गिलचिच की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किससे संबंधित रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, और सही आंसर रहेगा दोस्तों हॉकी से संबंधित ये पुरस्कार रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार अपन ने लगभग 170 क्वेश्चंस का यहाँ पे एनालिसिस किया है, और कितना स्कोर आप कर पाए वो बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। और सुबह अपन ने यहाँ पे आज के सेशन में मॉर्निंग में सुबह 9 बजे क्लास नहीं ली थी, देखते हैं सुबह, और सुबह अपन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम में व्यवस्था के कारण जो मॉर्निंग सेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कल भी। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।